नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह खुश होंगे, जिंदा दिल होंगे, मस्त होंगे एकदम। इस बार थोड़ा सा ज़्यादा समय मुझे लगा आने में, उसकी कुछ वजहें थी। एक तो ये थी कि इस बीच में हम लोग अपने ऑनलाइन कोर्सेज को लेकर एक ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है और पूरी टीम के साथ मुझे भी उसमें लगातार बैठना पड़ता है और दिन भर रात भर हम लोग उस पर काम करते हैं। अब हम लगभग वो कर चुके हैं, थोड़ा सा काम बचा है, लेकिन पिछले 10-15 दिन मुझे उस पर काफ़ी समय देना पड़ा, इसलिए थोड़ी सी देर हो गई, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दूसरा, मैं थोड़ा सा पसोपेश में था कि इस बार कौन से टॉपिक पर बात करें। आप में से बहुत सारे लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आज हम 42वें 44वें संशोधन पर बात करेंगे। वो भी करेंगे, लेकिन आज शायद वो बात ठीक नहीं है। दरअसल पीछे जो कमेंट्स आपके बहुत सारे मेरे वीडियोस पर आए, तो हमारी टीम ने मुझे जो सुझाव भेजा वो ये था कि शाहबानो केस, हिंदू कोड बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो पूरा एक टॉपिक है, इसको लेके बच्चों की डिमांड ज़्यादा है। शायद मैंने किसी एक वीडियो में जिक्र किया था उस कहानी का। तो उसके बाद से जब वो बहुत ज़्यादा आने लगा तो हमारी टीम ने मुझसे निवेदन किया कि हो सके तो सर पहले इसी पर एक डिस्कशन हो जाए। तो ये टॉपिक तो मुझे बहुत नज़दीक है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर मुझे लगा कि आजकल की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को देखते हुए शायद इस टॉपिक को पहले समझना ज़्यादा अच्छा भी होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आजकल की सिचुएशन ऐसी है कि इसको समझना ज़्यादा अच्छा होगा। पहले इस बात को समझते हैं, फिर हम इसकी कहानी पर आगे आते हैं। आपको पता है कि 2014 में जब एनडीए की सरकार बनी, तब भी उसके कुछ वायदे थे। जब 2019 में ये सरकार फिर से इलेक्शन लड़ रही थी, नरेंद्र मोदी जिसके प्रधानमंत्री हैं ही अभी, तो उन्होंने जो घोषणा पत्र निकाला संकल्प पत्र नाम से, उसमें उन्होंने 3 मुद्दे, जो कि बीजेपी के पुराने 3 मुद्दे हैं ही, चले आ रहे हैं, उनमें से एक मुद्दा ये था कि हम जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है आर्टिकल 370 के तहत, उसको समाप्त करेंगे। दूसरा उनका स्टैंड ये था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, और ये स्टैंड आपको पता है कि लगभग 1980s के अंतिम दौर से चला रहा है। तीसरा स्टैंड उनका ये था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, और ये स्टैंड उनका लगभग 1952-55 के दौर में पहली बार आना शुरू हुआ था, और तब से ये स्टैंड लगातार भारतीय जनता पार्टी का रहा है। अब बीजेपी सत्ता में है। जम्मू कश्मीर के विशेष स्टेटस को समाप्त करना एक मुश्किल काम था, क्योंकि उसके लिए संविधान में संशोधन करने जैसी नौबत आ सकती थी। तो कुछ रास्ता निकाल के हमने इस पर एक बहुत विस्तृत वीडियो मेरा है, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, कि कैसे भारत सरकार ने संविधान के प्रावधानों का ही प्रयोग करते हुए जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को समाप्त किया। आपको पता है कि अगस्त 2019 यानी पिछले साल के अगस्त महीने में शुरुआत में ये हुआ था, 5 अगस्त को, और 31 अक्टूबर 2019 जो पटेल जी का जन्मदिन भी था, उस दिन से एक तो लद्दाख यूटी बन गया, एक जम्मू कश्मीर यूटी बन गया, यूटी विद लेजिस्लेचर जिसको बोलते हैं, यूटी विद विधानसभा कह लीजिए, वो बन गया। और एक तरह से सरकार ने या सरकार की रूलिंग पार्टी ने अपना एक वायदा पूरा कर दिया। अच्छा किया, बुरा किया, ठीक किया, गलत किया, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होगा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये बात की बातें हैं, लेकिन कम से कम रूलिंग पार्टी ये दावा कर सकती है अगले चुनाव में कि हमने अपना वायदा पूरा कर दिया। दूसरा मसला राम मंदिर का था। राम मंदिर का डिस्प्यूट बेसिकली लैंड डिस्प्यूट था, अयोध्या की जमीन का डिस्प्यूट था, जिसको लेकर लंबे समय से केसेस पेंडिंग चल रहे थे। अब सरकार ने पूरी ताकत लगा के सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करके कि इसको थोड़ा स्पीडी ट्रायल कर लीजिए इसका, और करते करते थोड़ा स्पीड अप किया। और आपको पता है कि हमारे जो भूतपूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जब वो रिटायर हुए तो उससे पहले उन्होंने एक फैसला दिया और राम मंदिर बनने का रास्ता भी खुल गया। अब इस तरह से देखें तो हमारी रूलिंग पार्टी के पास केवल एक वायदा ऐसा है जो बचता है, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का। और यूनिफॉर्म सिविल कोड मेरे ख्याल से इन दोनों मुद्दों की तुलना में ज्यादा मुश्किल, जटिल, कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। इस पर भी आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं कि जल्दी ही हो सकता है। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुझे नहीं पता कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है,
और मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि हमारे देश में इस मुद्दे की अंडरस्टैंडिंग जनरली बहुत ही गलत किस्म की है। तो आज मेरा एक उद्देश्य ये भी होगा कि इस मुद्दे को हम ठीक से समझें, क्योंकि एक अच्छे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उसकी चर्चाओं का स्तर, डिबेट्स का स्तर बेहतर हो, लोग समझते हों कि दरअसल मुद्दा क्या है, वो केवल मुहावरों पर ना जाते हों, नारों पर ना जाते हों। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहुत सारे मुद्दों में से एक मुद्दा ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में जैसे बहुविवाह की प्रथा चल रही है, एक मुस्लिम पुरुष 4 विवाह कर सकता है। एक बहुत ही बुरी व्यवस्था जिसको निकाह हलाला कहते हैं, वो मुस्लिम पर्सनल लॉ में वैलिड है, भारत के मुस्लिम पर्सनल लॉ में वैलिड है। एक था ट्रिपल तलाक जिसको बोलते हैं, तलाकल बिद्दत भी कहते हैं जिसको, जिसमें कोई मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी को एक ही बार में लिखकर, बोलकर, मैसेज करके, चिट्ठी भेज के किसी भी तरह से तलाक 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 कहकर उसके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाता था और केवल उसको इद्दत की यानी कि 3 महीने की अवधि तक थोड़ा बहुत उसको जो मेहर का पैसा होता था, और मेहर का पैसा बहुत नॉमिनल सा होता है, नहीं के बराबर होता है, उतना दे के काम उससे खत्म हो जाता था। शाहबानो केस में इस पर एक जबरदस्त फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, लेकिन उसके बाद फिर कह सकते हैं कि समाज के एक समुदाय के दबाव में आकर उस समय की सरकार झुक गई और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, एक कानून बनाकर जिसका नाम था मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। लेकिन अभी हाल ही में एक मामला जो शाहबानो से मिलता जुलता मामला था, हालांकि थोड़ा सा अलग है, शाहबानो का मामला गुजारे भत्ते का मामला था, मेंटेनेंस का मामला था, और अभी जो मामला 2017 में सेटल हुआ जिसका नाम शायरा बानो का मामला है, वो मामला ट्रिपल तलाक की वैधता के बारे में था। और सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने 3-2 के बहुमत से ये स्पष्ट कर दिया कि 3 तलाक असंवैधानिक है, संविधान विरोधी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इससे पूरे देश में एक अंडरस्टैंडिंग बनने लगी कि अब सरकार सीरियसली उस दिशा में भी कदम उठा रही है। उसके बाद कई पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में गई जिनका पॉलीगैमी यानी कि बहुविवाह को लेकर मसला था, निकाह हलाला को लेकर मसला था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी पिटीशंस तो खारिज कर दी, लेकिन उनमें से एक पिटीशन समीना बेगम नाम की महिला की स्वीकार कर ली जो बहुविवाह की शिकार हुई, और उसका स्टैंड ये था कि जो पॉलीगैमी की परमिशन है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के खिलाफ है। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया पिटीशन को, उसमें निकाह हलाला का जिक्र भी आ गया। अब इस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट में विचार विमर्श की प्रक्रिया चली रही है, उससे भारत सरकार भी एक पक्ष है, उसमें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो भी एक पक्ष है, तो वो प्रोसेस चल रहा है। इसी बीच में दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ पिटीशंस आ गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन दिल्ली के बीजेपी के एक नेता अश्विनी उपाध्याय ने लगा रखी है बहुत दिनों से, काफ़ी दिनों से वो कोशिश कर रहे हैं। अब वो पिटीशन सुनवाई के आसपास पहुंच चुकी थी। मेरे ख्याल से 22-23 मार्च को वो पिटीशन हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए आने वाली थी, लेकिन उस दिन मतलब हाई कोर्ट ने सेंटर से जवाब भी मंगवा लिया था केंद्र सरकार से, लेकिन कोरोना की वजह से मेरे ख्याल से भी वो मामला थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया है। थोड़ा सा जब कोर्ट्स खुलेंगे तो उसके बाद से मुद्दा फिर से उठने वाला है। अश्विनी उपाध्याय की डिमांड ये थी कि हाई कोर्ट भारत सरकार को आदेश दे कि वो एक लॉ कमीशन या जुडिशियल कमेटी या एक्सपर्ट कमेटी बनाए जो 3 महीने के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए एक ड्राफ्ट लॉ, एक मसौदा कानून का तैयार करे, ताकि उसे संसद पास करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को ला सके। और ये पिटीशन केवल अश्विनी उपाध्याय की नहीं है, केवल बीजेपी के एक नेता की नहीं है, बल्कि और भी कई लोगों ने इंडिपेंडेंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस कर रखी हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। और दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐसी 5 लिटिगेशंस को क्लब करके एक साथ सुनवाई के लिए बुला लिया था। उनमें से एक लिटिगेशन फिरोज बख्त अहमद साहब की है, जो कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय के चांसलर हैं और मौलाना आज़ाद के रिश्ते में 3rd जनरेशन में आते हैं, शायद उनके नाती हैं या पोते हैं, ऐसा कुछ है। और भी कुछ लोग हैं जो कुछ हिंदू समुदाय से हैं, कुछ मुस्लिम समुदाय से हैं, जिन्होंने, जैसे अंबर जैदी एक महिला हैं, उन्होंने भी ये पिटीशन लगाई हुई है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने सारी पिटीशंस को क्लब करके सुनवाई के लिए एक साथ कर लिया है।
अगर ये कोरोना की वजह से अचानक आपाधापी न होती तो मेरे ख्याल से इन पर सुनवाई काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती। और ऐसा लग रहा है कि 2020, 21 और किसी भी स्थिति में 2024 से पहले हमारी जो अभी की सरकार है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को किसी न किसी रूप में लेके आएगी ही आएगी। लाएगी तो बुरा भी नहीं है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि उसको लाने की ज़रूरत क्यों है, उसको लाने की सही प्रक्रिया क्या है, उसको लाने का मतलब क्या है। और मुझे कई बार बड़ी चिंता होती है कि हमारे समाज में अधिकांश लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड का सही मतलब नहीं समझ में आता। वो ये मान के चलते हैं कि मुसलमानों की 4 शादियां बंद हो जाएंगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा। ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत सारे मुद्दों को लेके है, जिनमें से केवल एक छोटा सा प्रसंग वो है जिसको आधार बनाकर हम लोग सारी चर्चाएं आमतौर पर करते हैं। तो जो आज की मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि आज हम एक बार में सारी डिस्कशन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत पेचीदा है। मैं कोशिश करूंगा कि हो जाए, पूरा नहीं होगा तो इसको 2 बार में करेंगे, लेकिन करेंगे, जल्दी समाप्त करेंगे इसको। इसमें हमें पूरा प्रोसेस समझना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, पिछले 150-200 वर्षों में कैसे हम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, कहाँ तक पहुँच पाए हैं, कहाँ दिक्कतें हैं, हिंदू जो कानून हैं उनमें क्या समस्याएं थीं, कैसे समाधान हुआ, क्या अभी भी कोई समस्या बची है, जो बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, उनका स्टेटस क्या है इस मामले में, यहूदियों का, पारसियों का, इनका स्टेटस क्या है, मुसलमानों का स्टेटस क्या है और ईसाइयों का स्टेटस क्या है। और इनके साथ साथ एक बड़ा प्रमुख मुद्दा जिस पर चर्चा कम होती है वो ये कि जो ट्राइबल सोसाइटी है, जनजातीय समाज हैं, उन जनजातीय समाजों का संबंध यूनिफॉर्म सिविल कोड से कैसे बनेगा या नहीं बनेगा। इसमें कई कोर्ट केसेस का जिक्र भी आएगा। शाहबानों से लेकर शायरा बानों तक के सारे केसेस आएंगे ही आएंगे। अभी हाल ही में एक महिला जिनका नाम शबाना हाशमी है, उनका एक केस बड़ा महत्वपूर्ण है एडॉप्शंस को लेकर, उसको भी लेके आएंगे। अरुंधति रॉय जो लेखिका है, उनकी माता जी मैरी रॉय जिनका नाम है, उनका एक केस बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने भी क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में एक अभूतपूर्व स्टेप लिया था, उसको लेके आएंगे। और सरला मुदगल का मामला, जिसने हिंदू विधि और मुस्लिम विधि के बीच की फांक को स्पष्ट करने का प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट में, वो केस भी देखेंगे। और इस बीच में संसद ने, आज़ादी से पहले की संसद ने भी, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी, और आज़ादी के बाद की भारतीय संसद ने भी कौन कौन से कानून बनाए, कैसे कैसे समस्या दूर करने का प्रयास किया, वो सारा समझेंगे। और ये आज की जो क्लास है ये केवल आईएएस के एस्पिरेंट्स के लिए नहीं है। आईएएस के एस्पिरेंट्स को तो पता होना ही चाहिए, उनसे निबंध पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, जीएस में पूछ सकते हैं। ये तो दरअसल टॉपिक सभी के लिए है, जिसको भी अपने आसपास के मुद्दों में गहराई में जाने की रुचि है उनके लिए है। ये लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी है, विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट्स के लिए भी, और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं किंतु परिपक्व लोग हैं, समझना चाहते हैं, उन सब के लिए है। तो मैं अपने स्टाइल से बहुत बेसिक लेवल से शुरू करके विस्तार की मैं चिंता ज़्यादा नहीं करता हूँ। आपने मुझे पैसे भी बार बार प्रोत्साहित किया है कि मैं विस्तार की चिंता ना करूँ, बस गहराई और कंटेंट बेहतर है, यही चिंता करूँ। तो मैं इतनी चिंता करते हुए आगे बढ़ूंगा और कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर जब हम बात पूरी कर लें तो फिर इस मुद्दे पर कोई आपको भरमा ना सके, भ्रमित ना कर सके, और आप आराम से एक एक बिंदु को समझकर किसी से भी, किसी से मतलब किसी से भी इस मुद्दे पर संवाद कर सके। ये कॉन्फिडेंस मुझे है, अपने ऊपर भी है और आपके ऊपर भी है। तो समझने का प्रयास करते हैं कि ये मामला क्या है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है कि आप इन तीनों शब्दों को ठीक से समझ लें कि कोड क्या होता है, सिविल क्या होता है और यूनिफॉर्म क्या होता है। अगर आप इन तीनों को समझ लेंगे, फिर इन तीनों को जोड़ देंगे, तो जो बनेगा उसका नाम होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। हिंदी में यूनिफॉर्म के लिए कुछ लोग कहते हैं कि समान शब्द ठीक है, तो हम समान ही कह देते हैं। सिविल के लिए कुछ लोग कहते हैं कि दीवानी शब्द होना चाहिए, क्योंकि सिविल मामलों में दीवानी शब्द चलता है। लेकिन सिविल का यहाँ जो ज़्यादा अच्छा शब्द है वो नागरिक शब्द है, तो हम नागरिक मानते हैं। और कोड के लिए तो फिक्स है शब्द, वो है संहिता। तो हिंदी में इसको बोल देंगे समान नागरिक संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपको एक बेसिक्स आइडिया हो गई हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 किसमें आता है? एक हिस्सा है भारतीय संविधान का, पार्ट 4 कह लीजिए उसको।
भाग 4 का नाम है राज्य नीति के निदेशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इस हिस्से में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक का जो हिस्सा है वो इसमें आता है। तो उसके अंतर्गत एक आर्टिकल है 44 और इस हिस्से का उद्देश्य ये है कि यह हिस्सा हमारी सरकार को बताता है कि सरकार का मतलब जुडिशरी को भी, एग्जीक्यूटिव को भी, लेजिस्लेचर को भी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों को कहता है राज्य, क्योंकि राज्य की परिभाषा में तीनों शामिल हैं। न्यायपालिका एक सेंस में शामिल नहीं है किंतु दूसरे सेंस में शामिल हो जाती है। इस पर कभी विस्तार में और बात करेंगे। तो भारतीय राज्य के सभी प्रतिनिधियों को डीपीएसपीस के बारे में कहा गया है कि वे इस बात का ध्यान रखें कि हालांकि अदालत में इनको हम हासिल नहीं कर सकते, यानी कोई व्यक्ति अदालत में जाके ये कहे कि इसमें ऐसा लिखा है पर मेरे साथ तो ये हुआ ही नहीं, तो नहीं, अदालतें व्यक्तियों को इस मामले में रिलीफ नहीं देंगी। ये बात आर्टिकल 37 में साफ साफ लिखी है। किंतु साथ में लिखा हुआ है कि अदालत द्वारा प्रवर्तनीय न होने के बावजूद, इवन व्हेन दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ, इसके बावजूद वे प्रशासन में आधारभूत महत्व के हैं। दे आर ऑफ द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि इन प्रावधानों पर ठीक से ध्यान दे। बहुत सारे प्रावधान हैं, उनमें से एक प्रावधान आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है और 44 की लैंग्वेज ये है कि राज्य प्रयास करेगा, द स्टेट शैल एंडीवर, राज्य प्रयास करेगा कि सभी पूरे देश के लिए एक समान नागरिक संहिता का निर्माण करे जो पूरे देश में लागू होती हो, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए जो पूरे देश में लागू होता हो। इतना कह दिया है, पर इसका मतलब क्या है? मतलब समझने के लिए शुरुआत करते हैं कोड शब्द से। देखिए, कोड शब्द का मतलब क्या होता है, इसका बहुत स्पेसिफिक मतलब किसी को भी नहीं पता है, इसमें डाउट रहता है। एक शब्द आपने सुना है कि एक्ट होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अधिनियम। जब कोई कानून बनता है तो कानून जो पारित होता है पार्लियामेंट से या राज्य विधानमंडल से, जो पारित होने से पहले है उसको बोलते हैं विधेयक यानी कि बिल। जब वो पारित हो जाता है यानी दोनों हाउसेस, दोनों सदन पारित कर देते हैं और उसके बाद राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, तब वो बन जाता है एक्ट। एक्ट को अधिनियम कहते हैं। एक्ट जिस चीज को बनाता है उसको लॉ कहते हैं, कानून कहते हैं। तो हमारे देश में कानून प्रायः एक्ट के माध्यम से बनते हैं। पर कानून बनने का अकेला तरीका एक्ट नहीं होता, कानून बनने के और तरीके भी हो सकते हैं, क्योंकि कानून की परिभाषा में, लॉ की परिभाषा में रूल्स भी आते हैं, रेगुलेशंस भी आते हैं, बाईलॉज भी आते हैं, कई चीजें आती हैं। और रूल्स रेगुलेशंस तो आपको पता ही है कि सरकार को शक्ति होती है बनाने की, क्योंकि हर एक्ट के तहत प्रायः ये शक्ति सरकार को दी जाती है, जिसे प्रत्यायोजित विधायन या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहने का रिवाज हमारी वैधानिक पुस्तकों में है। कहीं कहीं इसी लॉ के सेंस में एक शब्द चलता है कोड। कोड कहने का बेसिक मतलब क्या है? पहला, ऐसे कानूनों का, ऐसे नियमों का समुच्चय जिनको एक साथ मिला के देखा जाना चाहिए। एक तो ये सेंस होती है। जैसे मान लीजिए एक कानून है आईपीसी, इसके अंत में जो सी है वो भी कोड ही है, इंडियन पीनल कोड, जिसके लिए हिंदी में शब्द है भारतीय दंड विधि और उर्दू वाला शब्द है ताज़ीरात हिंद। तो आईपीसी एक कोड है, लेकिन आईपीसी एक एक्ट भी है, क्योंकि आईपीसी पारित हुआ है एक एक्ट के रूप में। आईपीसी 1860 कहते हैं जब हम। कोड क्या है? तरह तरह के अपराध हैं, उन सारे अपराधों को एक साथ करके उन सबके दंडों को एक साथ लिखने की प्रक्रिया, यानी कोई ऐसा कानून जिसमें किसी बहुत व्यापक विषय पर विभिन्न कानूनों या विभिन्न नियमों को एक साथ करने का प्रयास किया गया हो, इसको कहते हैं कोड। कोड कहने का एक मतलब और भी होता है। आपको पता है कि हर समाज में बहुत सारे कानून होते हैं, वो कानून हमेशा लिखे नहीं जाते हैं। जैसे ट्राइबल सोसाइटी कोई है, वो लिखेगी तो आमतौर पर नहीं, लेकिन मान्यताएं चलती रहती हैं, उसमें जो सीनियर लोग होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं, बच्चे सीखते हैं। एक समय के बाद जब चीजें जटिल होने लगती हैं तो हर समाज को लगता है कि अब हमारी बातें लिखित रूप में एकत्रित हो जानी चाहिए, संग्रहित हो जानी चाहिए। और जब हम अपनी प्रथाओं को, परंपराओं को, कस्टम्स को, जिनको हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं लंबे समय से, और ये प्रथाएं या परंपराएं हमेशा ट्रेडिशनल नहीं होती हैं, मॉडर्न भी हो सकती हैं, समय के साथ हो सकता है कि हम उसको कर लें,
मसलन मान लीजिए कि आप 2 3 4 लोग एक हॉस्टल में रहते हैं, रूम में साथ रहते हैं, और आपस में नियम बने हुए हैं कि भाई एक दिन ये खाना बना लेगा, एक दिन तुम खाना बना लेना, एक दिन मैं बना दूंगा, जो खाना नहीं बनाएगा बर्तन वो धो देगा, तीसरा वाला व्यक्ति झाड़ू पोछा कर देगा कमरे में। अलिखित नियम चल रहे हैं। और फिर आपको पता है कि हर ऐसे स्थान पर एक आध व्यक्ति ऐसा आता है जो इनका फायदा उठाने लगता है। वो कहता है नहीं, कल तो बर्तन 3 कम थे, आज तो बर्तन 3 ज्यादा हो गए हैं, तो आज मैं क्यों धोऊं, इन 3 बर्तनों के बदले मुझे कंपनसेशन मिलना चाहिए। इस तरह की बात करने लगते हैं। जब ये डिस्प्यूट्स बढ़ती हैं तो हर समाज को या इस 4 बच्चों के समूह को लगता है कि भाई ऐसा करते हैं, बैठ के नियमों को लिख लेते हैं, हर चीज को साफ साफ लिख लेते हैं ताकि कल को कंफ्यूजन ना हो। तो लंबे समय से चले आ रहे अलिखित मौखिक व्यावहारिक नियमों, प्रथाओं, परंपराओं आदि को जब कोई समाज सोचता है कि हम इसको अब लिख के सिस्टमेटाइज कर लेते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कोडिफिकेशन या संहिताकरण। कई मामलों में ये आज तक नहीं हुआ। जैसे हमारे सांसदों के पास कौन से विशेषाधिकार हैं, इसको आज तक कोडिफाई नहीं किया गया है। यूपीएससी ने 2-3 साल पहले सवाल पूछा जीएस मेन एग्जाम में कि सांसदों और विधायकों के विशेषाधिकारों को कोडिफाई न किए जाने के पीछे की क्या कारण हो सकते हैं, क्या समाधान हो सकते हैं, ऐसा सवाल पूछा, क्योंकि अब तक लिखा ही नहीं गया है। अगर आप कभी हमारे संविधान का अनुच्छेद 105 ध्यान से पढ़ेंगे तो उसकी भाषा बहुत ही रोचक है। अभी आज उस पर बात नहीं करेंगे, कभी और उस पर बात करेंगे, लेकिन हाँ, बहुत रोचक भाषा है, जिससे पता लगता है कि उसको आज तक कोडिफाई नहीं किया गया है। संसद को छूट है, विधान मंडलों को छूट है कि वो कोडिफाई कर सके, किंतु आज तक न भारतीय संसद ने, न एक भी राज्य की विधायिका ने उसको कोडिफाई करने का प्रयास किया है। तो कोडिफिकेशन का मतलब आप समझ चुके हैं, किसी विषय से जुड़े विभिन्न मुद्दों के कानूनों का, रूल्स का संग्रहण, और जो पहले मौखिक चल रहा था उसको लिख लेना। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का पहला शब्द कोड। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में एक ऐसा कानून या कानूनों का संग्रहण होना चाहिए जिसके माध्यम से हम यूनिफॉर्म सिविल मसलों पर अपनी बात रख सकें, एक कानून के माध्यम से काम चला सकें। दूसरा शब्द जो है वो है सिविल। सिविल का मतलब क्या है? सिविल का मतलब आपको पता है कि जो उर्दू भाषा है उसमें सिविल और क्रिमिनल 2 शब्द चलते हैं, दीवानी और फौजदारी। और जो हिंदी का सामान्य अनुवाद है उसमें सिविल को आमतौर पर सिविल ही कह देते हैं या दीवानी कह देते हैं, और जो क्रिमिनल है उसको बोल देते हैं आपराधिक। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो कानूनी मामले होते हैं वो कानूनी मामले 2 प्रकार के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। मुझे ध्यान है कि इस पर हमने पहले एक बार चर्चा की भी थी, थोड़ा सा, क्योंकि आज का एंगल हमारा थोड़ा सा अलग है, इसको फिर से समझते हैं। कानून में क्या होता है कि जब अदालत में जाएंगे, अभी हम जिस जस्टिस की बात कर रहे हैं वो अदालत वाले जस्टिस की बात कर रहे हैं। जस्टिस का एक मतलब सोशल जस्टिस भी होता है, सामाजिक न्याय भी होता है। आज के टॉपिक का ज्यादा संबंध कॉन्स्टिट्यूशन से है या सोशल जस्टिस से, कहना बड़ा मुश्किल है। मैं सोसाइटी और सोशल जस्टिस भी आजकल पढ़ाता हूँ अपनी संस्था में, तो ये टॉपिक मुझे बड़ा पेचीदा लगता है कि इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ज्यादा माने या सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस का हिस्सा ज्यादा माने। मुझे लगता है कि सोसाइटी और जस्टिस का हिस्सा ज्यादा है, कानून तो इसमें बीच बीच में आता है। तो सिविल और क्रिमिनल 2 तरह के मामले होते हैं किसी भी अदालत में। अदालतें आमतौर पर 2 प्रकार की होती हैं, एक सिविल मामलों को देखने वाली, एक क्रिमिनल मामलों को देखने वाली। सिविल मामले का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है एक्स, एक व्यक्ति है वाई, तो एक्स और वाई के आपसी संबंधों के जो मामले होंगे इनको बोलेंगे सिविल मामले। क्रिमिनल मामले में अब जो मान्यता है, एक जमाने में जो थी सो थी, आज जो मान्यता है वो ये है, इसमें चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, कोई भी हो, दूसरी तरफ जो होगा उसको बोलेंगे स्टेट, यानी कि राज्य, यानी कि सरकार। तो क्रिमिनल मामले किसी व्यक्ति बनाम सरकार में होते हैं, सिविल मामले किसी व्यक्ति बनाम व्यक्ति में होते हैं। यहां एक्स और वाई का मतलब ध्यान रखना, ये व्यक्ति भी हो सकता है, संस्था भी हो सकती है, संगठन भी हो सकता है, समिति भी हो सकती है, यहां तक कि सरकार का कोई डिपार्टमेंट या ऑफिस भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि भारत सरकार का कोई मामला है और किसी राज्य सरकार को भारत सरकार के किसी फैसले से आपत्ति है,
और उस राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता के तहत एक केस किया कि भाई हमें भारत सरकार के इस आदेश से आपत्ति है, और उस केस का नाम मान लीजिए बन गया केरल बनाम भारत संघ। अब ये केरल बनाम भारत संघ है, लेकिन ये मामला सिविल है, क्योंकि यहां पर जो दो पार्टीज हैं वो दो पार्टीज लीगल पर्सन्स की सेंस में हैं, आपसी संबंधों को ठीक करने के लिए आई हैं, इसमें किसी अपराध का मसला नहीं है। तो सिविल मामले का मतलब बड़ा सिंपल सा है, दो लीगल पर्सन्स होने चाहिए, चाहे वो जिंदा व्यक्ति हो, हड़मास के व्यक्ति हो, संस्थाएं हो, एक व्यक्ति बनाम एक संस्था हो, संस्था बनाम एक व्यक्ति हो जाए, एक समूह बनाम दूसरा समूह हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन वो दो के आपस का मामला होगा। क्रिमिनल मामलों में भी आपस के मामले होते हैं, लेकिन उसको हम ट्रीट करते हैं ऐसे कि वो आपस का मामला नहीं है, बल्कि उसमें एक तरफ राज्य खड़ा है। जैसे मान लीजिए एक्स ने वाई पर हमला किया, हिंसा कर दी, उसको लहूलुहान कर दिया। अब ये मामला एक्स बनाम वाई का है तो सही, और कई पुरानी विधि परंपराओं में, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो पुराने संप्रदाय हैं, हनफी संप्रदाय सुन्नीज में जो है, वो आज तक ये मानता है कि ये मामला एक्स और वाई के बीच का आपसी मामला है, और क्योंकि एक्स और वाई के बीच का आपसी मामला है, इसलिए एक्स और वाई आपस में निपटा सकते हैं, राज्य हेल्प करेगा, किंतु वाई के पास ये अधिकार है कि वो एक्स से हिसाब बराबर कर सके और जरूरत पड़ने पर उसको माफ भी कर सके। लेकिन जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है, जिसको भारत आजकल फॉलो करता है, उसके तहत यह माना जाता है कि अगर एक्स ने वाई पे हमला किया है तो ये मामला एक्स बनाम वाई ना होकर के एक्स बनाम स्टेट है। राज्य पीड़ित पक्ष की ओर से केस लड़ेगा एक्स के खिलाफ, क्योंकि एक्स ने जो हरकत की है वो केवल एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, वो पूरे समाज की चेतना के खिलाफ है, पूरी सामूहिकता के खिलाफ है, समाज के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। और यदि समाज के बुनियादी उसूल किसी व्यक्ति से खतरे में है तो समाज उसके विरुद्ध केस लड़ेगा, न कि एक व्यक्ति केस लड़ेगा। ये भी तो हो सकता है ना कि एक्स अमीर आदमी है, वाई गरीब आदमी है, वाई को मार दिया, वाई तो केस लड़ ही नहीं पा रहा, पैसे ही नहीं है उसके पास, वकील नहीं कर सकता है, राज्य उसके बदले लड़ेगा। तो क्रिमिनल मामले में ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति पे हमला कर दे, ये भी हो सकता है कि वो एक समूह पे हमला कर दे, समुदाय पे हमला कर दे, कि एक समुदाय के लोग एक धार्मिक यात्रा कर रहे हैं और किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा, उसने बम फेंक दिया उनके ऊपर और कई लोगों को मार दिया, जीनोसाइड जैसा मामला हो गया। लेकिन इसमें भी समुदाय केस नहीं करेगा, राज्य केस करेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक्स ने कुछ ऐसी हरकत की जो किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ है ही नहीं, कोई व्यक्ति आया ही नहीं बीच में। जैसे मान लीजिए कि उसने एक योजना बनाई, एक सड़क या रेल पटरी को उड़ा देने की, एक बांध को उड़ा देने की, एक पुल को उड़ा देने की, योजना सफल नहीं हुई, किसी व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आई, तब भी इसको एक अपराध माना जाएगा जो किसी व्यक्ति विशेष पर सीधे चोट पहुंचाने वाला नहीं है, किंतु अपराध है। किसी ने बाइक चलाई बहुत तेज स्पीड में बिना हेलमेट पहने, टक्कर नहीं लगी, उसके बाद भी ये हमारे सिस्टम के हिसाब से क्राइम है, क्योंकि उस व्यक्ति ने जो कानून का उल्लंघन किया है वो उल्लंघन हमें ये अनुमान लेके चलना पड़ता है कि किसी न किसी के लिए जानलेवा हो सकता था, और तब भी इसको हम क्रिमिनल केस मानकर डील करेंगे। तो सिविल और क्रिमिनल का एक बेसिक मतलब तो ये हुआ कि सिविल दो व्यक्तियों या संस्थाओं की टकराहट है, जबकि क्रिमिनल में एक तरफ एक व्यक्ति है, एक तरफ राज्य खड़ा हुआ है। अब सिविल में क्या होता है? सिविल में दरअसल दो व्यक्तियों के संबंध है, उन संबंधों में कुछ ऊंच नीच हो गई है, उन संबंधों को पुनः स्थापित करने की बात है। इसलिए जो डिमांड होती है वो होती है डैमेजेस की या कंपनसेशन की, क्षतिपूर्ति की। डैमेजेस का मतलब भाई मेरा इतना नुकसान हो गया है, मेरे नुकसान की भरपाई करवाइए, मुझे क्षतिपूर्ति करवाइए, इस तरह की डिमांड ज्यादा होती है। अपने अधिकारों को वापस लेने की डिमांड होती है, अधिकारों का झगड़ा होता है। यहां डैमेजेस और कंपनसेशन का मामला नहीं है। अगर किसी ने चोट पहुंचाई है किसी को, तो हम उस तरह के राज्य नहीं है कि हम कहें कि इसके साथ भी वही करो। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, शरीयत लॉ है, किसी किसी देश में अभी तक ऐसा है जो ये मानता है कि हम अगर दो लोगों में झगड़ा हुआ है, जिसको आपने सुना होगा, एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, एन आई फॉर एन आई, ए टूथ फॉर ए टूथ। ये सिद्धांत बेसिकली सबसे पहले जो यहूदियों का सिद्धांत था, ओल्ड टेस्टामेंट का सिद्धांत था, वो था।
बाद में ये सिद्धांत मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी शामिल हुआ, शरीयत लॉ में भी शामिल हुआ, यहूदियों के यहाँ भी लंबे समय तक माना गया। अब तो अधिकांश देश इस सिद्धांत को छोड़ चुके हैं, कुछ देशों ने नहीं छोड़ा है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। ईरान में एक केस बहुत प्रसिद्ध हुआ कुछ साल पहले। कुछ अमीनाई, कुछ ऐसी महिला का नाम था, अमीनाई कुछ नाम था, पूरा नाम भूल रहा हूँ उनका। बहुत प्रसिद्ध केस है, आप नेट पे सर्च करेंगे, अमीनाई करके करेंगे, पूरा केस आपके सामने आ जाएगा। तो उसमें हुआ ये कि उस महिला को एक पुरुष ने तेजाब के हमले से चोटिल किया, जिससे उसकी आंखें नष्ट हो गई। अब वहां चलता है मुस्लिम पर्सनल लॉ। यहां पर्सनल लॉ का मतलब क्या होता है थोड़ी देर में समझाऊंगा। अब सिर्फ इतना समझिए कि शरीयत का लॉ चलता है, और वो लॉ ये मानता है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध किया है तो ये उन दोनों का आपस का मामला है। राज्य बीच में आएगा, राज्य न्याय करेगा, लेकिन जब राज्य न्याय करेगा तो जो दूसरा व्यक्ति है, जो पीड़ित है, उसके अधिकार भी कम नहीं है। वो क्या कर सकता है, वो उसको माफ कर सकता है, यदि उसको पर्सनली माफ करने का मन कर जाए तो। वो या उसके परिवार के पुरुषों को अधिकार है कि उसको माफ कर सके। भारत में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जैसे आपने सुना होगा कि जब निर्भया के कातिलों की फांसी होने वाली थी तो एक प्रसिद्ध महिला वकील ने निर्भया की मदर से निवेदन किया था कि आप इन बच्चों को माफ कर दीजिए। लेकिन बहुत रोचक बात है, अगर निर्भया की माताजी माफ करने का विचार बना भी लेती तो भी ये भारतीय लीगल सिस्टम में मैटर नहीं करता, क्योंकि भारतीय लीगल सिस्टम और दुनिया के अधिकांश लीगल सिस्टम्स आज के लिए मानते हैं कि अगर 4 लोगों ने किसी लड़की पर हमला किया है तो वो हमला केवल लड़की पर नहीं है, ये हमला पूरे समाज पर है, राज्य पर है। इसलिए उनको माफी मिलेगी या नहीं ये फैसला भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ये पीड़ित की माँ या पीड़ित के पिता नहीं करेंगे, ये फैसला राष्ट्रपति करेंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि पीड़ित पक्ष के माता पिता, भाई बहन कोई अगर राष्ट्रपति से निवेदन करे कि हाँ हमें लगता है कि माफ कर देना चाहिए, तो राष्ट्रपति इस बात को भी कंसिडरेशन में रख लें। लेकिन ये बात लीगल इंपॉर्टेंस की नहीं है, ये बात केवल एक इमोटिव इंपॉर्टेंस की बात होती है। पर ईरान में ऐसा नहीं है। तो जो अमीनाई महिला हैं, उनके मामले में जब जजमेंट होने लगा तो उन्होंने डिमांड कर दी कि भाई मैं चाहती हूँ आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर। ये नियम जो चलता है, मैं इसी नियम के तहत चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति ने मेरी आंखें छीन ली हैं उसकी आंखें भी तेजाबी हमले से ही छीन ली जाए। अब क्योंकि वहाँ कानून चलता है तो कोर्ट ने फैसला दिया कि ठीक है भाई, जब साबित हो गया किसी ने हमला किया है तो कोर्ट ने आदेश दिया कि इस व्यक्ति की आंखें भी इस तरह से छीनी जाएंगी। फिर सजा के लिए समय मुकर्रर हुआ। सजा के समय पीड़ित व्यक्ति को अधिकार है कि वो भी आके देखे, ताकि वो उस दर्द से मुक्त हो, उसको भी वो दिलासा मिले कि मैंने हिसाब बराबर कर लिया। तो उस व्यक्ति की आंखें खोल के तेजाब की बूंदें डालने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी कि इतनी देर में उस महिला ने, अमीनाई जिनका नाम बता रहा हूं मैं आपको, उन्होंने वहीं पर यह स्टैंड लिया कि मैं चाहती हूं कि इसको माफ कर दिया जाए। मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि ये उस दर्द को महसूस करे, दर्द फिजिकल नहीं लेकिन उस तनाव को महसूस करे कि जब किसी की आंखें छीन ली जाती हैं तेजाब से तब उस पर क्या गुजरती होगी। लेकिन इसकी आंखें छीन कर भी मुझे क्या फायदा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे माफ करती हूँ। और तब वहां की जुडिशरी ने उसको माफ कर दिया और उसके बाद मामला खत्म हो गया। लेकिन भारत में जो क्रिमिनल सिस्टम है वो वैसा नहीं है। भारत में क्रिमिनल सिस्टम में जो डिमांड की जाती है वो की जाती है पनिशमेंट की, और ये पनिशमेंट कौन देगा? ये राज्य देगा, ये जुडिशरी देगी, ये व्यक्ति खुद नहीं देगा। तो इस तरह के जो मामले हैं उनको हम कहेंगे क्रिमिनल, और क्रिमिनल में असली मुद्दा होता है क्राइम। क्राइम क्या है, क्राइम क्या है, ये बात आमतौर पर आईपीसी में और कुछ एक्ट्स में साफ साफ लिखी है, तो उसको हम बोल देते हैं कि वो क्राइम है। इस तरह से हमारे देश में 2 तरह के सिस्टम्स काम करते हैं। अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं समान नागरिक संहिता में, वो सिविल कोड की बात है। आप सोचेंगे कि इसका उससे क्या रिलेशन हुआ? हम तो शाहबाना सुनना चाह रहे थे, हम तो हिंदू कोड बिल सुनना चाह रहे थे, हम तो तलाक सुनना चाह रहे थे। तो मैं आपको बताता हूं उसका इससे क्या रिलेशन है। अगर हम इन दोनों मामलों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं कि किस में कौन से मामले आते हैं,
तो एक बार फिर से ध्यान रखें कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में किस किस तरह के मामले आते हैं, उससे बात समझ में आ जाएगी। देखिए, दोनों लॉज का एक एक हिस्सा होता है जिसको बोलते हैं सब्सटैंटिव हिस्सा, तात्विक हिस्सा, और एक को बोलते हैं प्रक्रियागत हिस्सा। तो सब्सटैंटिव के लिए हिंदी शब्द क्या है? तात्विक। और दूसरा है प्रोसीजरल, और प्रोसीजरल के लिए हिंदी शब्द है प्रक्रियागत या प्रक्रिया संबंधी। ठीक, क्रिमिनल के दो हिस्से हैं, ऐसे सिविल लॉज के भी या सिविल कोड्स के भी दो हिस्से कर लेंगे, एक को बोल देंगे सब्सटैंटिव और एक को बोल देंगे प्रोसीजरल। अब सब्सटैंटिव का मतलब होता है जिसमें सीधे सीधे बताया हो कि क्या सही है क्या गलत है, गलत के बदले क्या दंड देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं सब्सटैंटिव। एग्जाम्पल के तौर पर भारत का जो सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ है सामान्यतः वो सिर्फ आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के अपराध बता रखे हैं कि ये क्राइम है, ये क्राइम है, ये क्राइम है, और फिर ये क्राइम कब होगा, जब ये चीज़ें दिखेंगी तब क्राइम मान लिया जाएगा। इस क्राइम की सज़ा क्या होगी, ये सज़ा होगी, किंतु अगर क्रिमिनल ने ये किया है तो सज़ा ये हो जाएगी, क्रिमिनल अगर नया है तो सज़ा ये रहेगी। तो किस किस एक्ट को क्राइम माना जाएगा और उस क्राइम के लिए क्या सजा होगी, इस विधान को, इस संहिता को बोलते हैं आईपीसी। और ये तात्विक मामला हुआ, सब्सटैंटिव क्रिमिनल कोड हुआ। दूसरा है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का मतलब होता है किसी अदालत में, जो क्रिमिनल मामलों की अदालत है, उस अदालत में प्रक्रिया क्या होगी, किस प्रोसेस से चीजें होंगी, जज कौन होगा, जज की सीनियरिटी क्या होनी चाहिए, जज का जो सिलेक्शन का लेवल है वो क्या होना चाहिए, फिर किस तरह के मामले कौन से जज को दिए जा सकते हैं, फिर गवाही कैसे होगी, शपथ कैसे ली जाएगी, इस तरह की सारी प्रक्रियाएं हैं। रिमांड कैसे होगी, जमानत कैसे होगी, अगर कंपाउंडेबल केस है तो कंपाउंडिंग की प्रक्रिया कैसी हो। कंपाउंडिंग का मतलब जिसमें दोनों पक्षों की रजामंदी से मामले को सेटल किया जाए। जो प्रक्रियागत मामला है उसके लिए भारत में जो विधि है वो है सीआरपीसी, यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसका नाम भी आपको पता है। फिलहाल जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड चल रहा है वो 1973 में बना था, 1974 में लागू हुआ था, और सबसे पहले सीआरपीसी बनी थी 1861 ईस्वी में। आईपीसी बनी थी 1860 में, आज तक वही चल रही है। इसमें संशोधन हुआ है बार बार, लेकिन हाँ, बुनियादी तौर पर वही चल रही है। प्रक्रियागत में एक आपने नाम सुना होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 का एक्ट है, ये भी चलता है। इसका मतलब होता है कि एविडेंस यानी कि जो सबूत हैं, वो सबूत कौन कौन से एडमिसिबल होंगे, उन सबूतों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या होगी, राज्य सबूत इकट्ठे करने के लिए क्या क्या कर सकता है, पुलिस के पास क्या अधिकार होंगे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास क्या अधिकार होंगे, सबको बोलते हैं एविडेंस लॉ, यानी कि एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट। एक ऐसा ही है जिसको बोलते हैं द ओथ एक्ट या ओथ्स एक्ट। ये 1969 में लेटेस्ट बना है, वैसे 1873 में ही बन गया था। ओथ्स एक्ट का मतलब है शपथ जो हम लेते हैं ना। आपने फिल्मों में देखा होगा, मैं गीता पे हाथ रख कर कहता हूँ या मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, ये सब बेकार की बातें हैं, मीनिंगलेस बातें हैं। मुगल काल के बाद से ये सब होना बंद हो गया है। किसी भी अदालत में न गीता के नाम की शपथ ली जाती है, न कुरान के नाम की शपथ होती है। अगर कहीं हो रही है तो इस समय जज साहब को कुछ पता ही नहीं है, वो जज साहब गलत कर रहे हैं अगर कहीं ऐसा हो रहा है तो, क्योंकि नियम के विरुद्ध है। पहले के जमाने में ऐसा था, 1840 के आसपास से बंद हो गया था, और उसके बाद तय हुआ था कि जो भी व्यक्ति कसम खाएगा अदालत में, वो सिर्फ इतना कहेगा मैं भगवान की कसम खाता हूं, और यदि कोई भगवान को नहीं मानता, मान लीजिए, वो क्या कहेगा, मैं पूरे निष्ठा के साथ प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि, बस इतना कहना होता है। हाँ, 1969 से पहले मुंबई जैसे कुछ स्थानों पर यह परंपरा थी कि हिंदू और मुसलमानों को छोड़ के बाकी धर्मों के लोगों को, जैसे ईसाई आया तो उसको न्यू टेस्टामेंट बाइबल पकड़ा दी, यहूदी आया तो ओल्ड टेस्टामेंट पकड़ा दी, पारसी आया तो जिंदा वेस्ता पकड़ा दी, और उस पर कसम खिलवा ली। ऐसा चलता रहा। लेकिन 1969 के बाद से एकदम नियम बन गया है कि जब भी हम किसी को शपथ दिलवाएंगे, वो शपथ सीधे सीधे या तो भगवान की होगी या किसी की नहीं होगी। वो व्यक्ति कहेगा कि मैं
प्रतिज्ञा पूर्वक, शपथ पूर्वक सत्य कहता हूं कि, इतना कहेगा। ये मोटे तौर पर क्रिमिनल लॉ है सारा का सारा। और इसमें ध्यान रखना कि जो आखिरी दो है ना, ये सिविल में भी आएंगे, मैं भी समझाता हूं कैसे आएंगे। जिसको हम कहते हैं सिविल एक्ट या सिविल कोड, उस सिविल में क्या क्या आता है एक बार ये समझना है। सिविल कोड में एक तो आते हैं मैटर्स जो फैमिली के होते हैं। अब यहां से आपको वो शाह बानो, सरला मुदगल, शायरा बानो सब समझ में आने शुरू होंगे। फैमिली के जो विधि विधान है, आपको पता है कि फैमिली भी तो विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह है ना। उनमें विभिन्न व्यक्तियों के एक दूसरे के प्रति क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या जिम्मेदारी हैं, वो भी तो व्यवस्था है ही। तो सिविल मामला हो जाता है। फैमिली लॉ का मतलब क्या क्या हुआ? फैमिली में एक तो हो सकती है शादी। शादी के बाद कल को ये हो सकता है कि पति पत्नी बिना तलाक लिए अलग रहने लग जाएं, उसको बोलते हैं सेपरेशन। ये भी हो सकता है कि वो तलाक लेके अलग हो जाए, इसको बोलते हैं डिवोर्स। और मान लीजिए डिवोर्स हो गया या सेपरेशन हो गया, तो ये भी तो है ना कि जो पत्नी है यदि उसके पास आर्थिक सुविधाएं नहीं है, या पति भी किसी किस्म की आर्थिक सुविधाएं नहीं है, तो वो जिएगा कैसे? तो एक शब्द चलता है एलिमोनी, यानी कि गुजारा भत्ता। ALIMONY, एलिमोनी, गुजारा भत्ता। इसी को कुछ लोग मेंटेनेंस कह देते हैं। मेंटेनेंस का मतलब रख रखाव। अगर कोई व्यक्ति अलग हो गया है तो उसका रख रखाव कैसे होगा, ये भी तो देखना होगा। और मेंटेनेंस केवल पति पत्नी का नहीं होता, मेंटेनेंस तो माता पिता का भी करना है, छोटे बच्चों का भी करना है। फिर छोटा बच्चा कब तक छोटा माना जाएगा, यानी उसको वार्ड कब तक माना जाएगा। और फिर उसकी जो संरक्षकता है, उसका संरक्षक कौन है, इसको बोलते हैं गार्जियनशिप। गार्जियनशिप कैसे होगी? गार्जियन के पास क्या क्या अधिकार होंगे उस बच्चे के लिए, बच्चे के पास क्या क्या अधिकार होंगे, और फिर परिवार के सभी सदस्यों की जो मेंटेनेंस है वो तो है ही, तो बच्चों के पास भी वो अधिकार तो है ही। इसी प्रकार मान लीजिए किसी कपल कोई है, पति पत्नी है, किसी वजह से माँ बाप नहीं बन पाए, अब उनका मन करता है कि बच्चा उनके पास भी हो, तो उसका एक तरीका ये होता है कि वो बच्चे को गोद ले लें। इसको बोलते हैं एडॉप्शन। एडॉप्शन कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, इसको बोलते हैं कि ये भी फैमिली लॉ का हिस्सा है। फिर एडॉप्शन करने वाले की जिम्मेदारियां उस बच्चे के प्रति क्या क्या होंगी, ये भी लिखना पड़ता है, ये भी फैमिली लॉ है। इसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण मामला होता है जिसको बोलते हैं सक्सेशन। सक्सेशन के लिए हिंदी शब्द होता है उत्तराधिकार, और एक शब्द और चलता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि माता पिता से जो पैतृक हमें मिलती हैं चीजें, संपत्ति भी, टाइटल्स भी, सम्मान भी, उन सब चीजों को मिला के बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो सक्सेशन का मतलब यह हुआ कि कोई व्यक्ति जब मरेगा उसकी संपत्ति किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी। एक तो ये हो सकता है कि उस व्यक्ति ने जो कह दिया कि मेरी सारी संपत्ति इसको दे दो तो उसको मिल जाएगी, तो ये भी तो सही नहीं है ना। तो एक तो ये कि कोई व्यक्ति अपनी कितनी संपत्ति को अपनी इच्छा से किसी को दे सकता है, इसके नियम। और मौत ऐसे तो आती नहीं कि बहुत प्लानिंग के साथ आए कि सबको मौत से एक दिन पहले पता लग गया मरने वाला, उसने वसीयत लिख दी। यदि कोई वसीयत लिखे बिना ही मर जाए उसको बोलते हैं इंटेस्टेट सक्सेशन, मतलब वसीयत के बिना जो उत्तराधिकार है वो कैसे होगा। तो हर समाज में कानून होते हैं कि अगर कोई वसीयत लिखे बिना मर गया है, वसीयत का मतलब, विल का मतलब क्या होता है कि मेरे मरने के बाद मेरी संपत्ति का ये हिस्सा इन इन व्यक्तियों को दिया जाए, ये लिखित डॉक्यूमेंट होता है। कोई नहीं लिख पाया तो वसीयत के बिना सक्सेशन कैसे होगा, इंटेस्टेट सक्सेशन कैसे होगा, इससे कानून भी होते हैं। ये सारे जो कानून हैं इनको बोलते हैं फैमिली लॉज। और फैमिली लॉज क्या हैं? क्योंकि फैमिली के मेंबर्स के आपस के अधिकारों के बारे में है, इसलिए फैमिली लॉज का संबंध किस चीज से है? सिविल लॉज से है। तो सिविल कोड अगर हम बनाएंगे तो उसमें एक पक्ष होगा फैमिली लॉ। फैमिली के अलावा इसमें क्या क्या आता है? एक चीज आती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए सारे के सारे कानून सिविल लॉ माने जाते हैं। और प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कुछ हिस्से तो यही होगा, जैसे आप देखेंगे सक्सेशन जो है ये प्रॉपर्टी का ही हिस्सा है। और प्रॉपर्टी के बाकी भी कि प्रॉपर्टी कौन खरीद सकता है, कौन बेच सकता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इस तरह के जो सारे मामले हैं वो प्रॉपर्टी लॉ में आते हैं। एक आपने सुना होगा शब्द होता है कॉन्ट्रैक्ट।
यानी कि संविदा यानी कि समझौता। दो व्यक्तियों ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट नौकरी का भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट का हो सकता है। कल को जैसे आप IAS बनेंगे तो आपके और भारत सरकार के बीच में कुछ डॉक्यूमेंट साइन होंगे जो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट के रूप में होंगे। शर्तें लिखे होते हैं, नियम लिखे होते हैं कि आप पर क्या जिम्मेदारियां लागू होंगी, हम पर क्या जिम्मेदारियां होंगी, वो सब उसमें मेंशन होता है। कॉन्ट्रैक्ट सेल परचेस का भी हो सकता है कि आपने किसी से कहा कि भाई मैं तुम्हारी भैंस खरीदना चाहता हूं, उसके बदले इतने पैसे दूंगा, इतनी इतनी किश्तों में पैसे दूंगा, और उसने भी साइन कर दिया, आपने साइन कर दिया, तो उसके तहत फिर पेमेंट सारी होनी चाहिए और आपको उस व्यक्ति से जो खरीदना है, जो चीज़ लेनी है, वो आपको मिलनी चाहिए उसी के तहत। ये हो गया सेल परचेस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह का हो सकता है, मतलब कोई भी लेन देन हुआ, कोई समझौता किसी तरह का। अगर आपने कोई मान लीजिए किराए पर घर लिया है तो जो रेंट एग्रीमेंट होता है या लीज डीड जिसको बोलते हैं, वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, समझौता है, संविदा है। कॉन्ट्रैक्ट का जो हिस्सा है वो भी सिविल मामले में आता है। और इसी प्रकार से एक चौथा हिस्सा जो बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है, उसको टॉर्ट्स कहते हैं। टॉर्ट्स वो चीजें हैं जो एक तरह से ना सिविल है ना क्रिमिनल है, लेकिन उनको सिविल साइड में रख के काम चलाते हैं। इसका मतलब होता है अपकृत्य। अपकृत्य का मतलब होता है कुछ ऐसे कार्य जो अपराध जितने संगीन तो नहीं है, पर हाँ जिनसे किसी को नुकसान तो हो ही जाता है। आमतौर पर जो डिफेमेशन का मामला है, यानी कि मानहानि का मामला है, या नेग्लिजेंस के जो मामले होते हैं। नेग्लिजेंस का मतलब हुआ कि आपने या किसी व्यक्ति ने सावधानी नहीं बरती, असावधानी वश कुछ काम करने से किसी को चोट पहुंच गई। यूं समझे कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, अपने घर में 3rd फ्लोर पर रहता है, वहां खेल रहा है, 1-1.5 साल का बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल फोन आ गया। और बच्चों की आदत होती है कि वो घर के बाहर जाके जो भी होता है नीचे फेंक देते हैं, पटक देते हैं। और मान लीजिए कि उसने मोबाइल फोन ले जाके नीचे पटक दिया, और जब नीचे फेंका तो वहां नीचे एक अंकल जी आराम कर रहे थे, बैठे हुए थे, आंटी जी आराम कर रही थी। उनकी खोपड़ी पे जोर से लगा वो, और वहां पर अचानक वो गोल सा निशान बन गया, चोट लग गई उनको। और उसके बाद उन्होंने जो चीखना चिल्लाना शुरू किया, गालियां देने शुरू की, उसके बाद मामला बढ़ते बढ़ते अदालत में चला गया। अब सवाल है कि वो जो छोटा सा बच्चा है 1 साल का, उस पर तो कानून लागू होता नहीं, क्योंकि 7 साल से पहले तो किसी बच्चे को एक्यूज माना ही नहीं जा सकता, हमारी IPC साफ साफ कहती है। तो पिता पर केस बन सकता है, माता पर बन सकता है, और वो केस क्या बनेगा? नेग्लिजेंस का। कि भाई आपको पता है कि आपका बच्चा छोटा है, बच्चा ऐसी हरकतें करता है, तो जब आप घर में हो और बच्चा उस स्थिति में है कि ऐसी हरकत कर सकता है, तो दरवाजा बंद रखना चाहिए, कुछ ऐसे अवरोध लगा देने चाहिए कि बच्चा ऐसा ना कर सके। तो ये माता पिता अपराधी नहीं है, उन्होंने सोच समझ के कसम खा के किसी को पीटा नहीं है, मतलब असावधानी हो गई और बच्चे ने कुछ कर दिया। इस तरह के जो मामले हैं, इनको आमतौर पर टोर्ट्स का ही काम चलाते हैं, इनको भी सिविल में रखते हैं। ये सारे सिविल मामले हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड में जिस मुद्दे पर झगड़ा है सबसे ज्यादा, वो दरअसल फैमिली लॉ पे है। तो दरअसल होना चाहिए यूनिफॉर्म फैमिली कोड, इसमें झगड़ा ज्यादा है, बाकी मामलों पे झगड़ा उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन समझते हैं कि कैसे है। और प्रोसीजर का मतलब क्या है कि सिविल मामला अगर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट किस प्रोसीजर से कैसे काम करेगी, इस प्रोसीजर को समझाने के लिए एक कोड है जिसको बोलते हैं CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अभी जो कोड काम कर रहा है वो 1908 ईस्वी का कोड है। सबसे पहली बार 1859 ईस्वी में ये कोड बना था, फिलहाल 1908 का है। और इसके अलावा कहीं कहीं इंडियन एविडेंस एक्ट और ओथ एक्ट के प्रावधान CPC से भी, मतलब सिविल मामलों में भी यूज किए जा सकते हैं। सामान्यतः सिविल प्रोसीजर कोड से काम चलता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक ये बात आप ठीक से समझ गए होंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले समझने की मसला कहाँ से शुरू हो रहा है। और पिछले 10-15 मिनट की बात का सार अगर मुझे बताना हो आपको एक वाक्य में, तो वो सार ये है, कोड तो कानून पता ही है आपको। सिविल का मतलब ये हुआ कि सिविल कानून हमारे देश में ऐसे हों जो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म का मतलब बता रहा हूँ अभी आपको मैं। और सिविल में क्या क्या आता है? फैमिली लॉज, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट। और अभी से आप दिमाग में रखिए कि झगड़ा जिस पर है वो केवल फैमिली पर है, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट पर ज्यादा झगड़ा नहीं है। प्रॉपर्टी पे थोड़ा बहुत है,
पर जो प्रॉपर्टी पे थोड़ा बहुत झगड़ा है वो बेसिकली फैमिली लॉ के अंतर्गत आने वाली प्रॉपर्टी पे ही झगड़ा है, बाकी प्रॉपर्टीज पे वैसा झगड़ा आमतौर पर नहीं है। कुल मिला के झगड़े की जड़ है फैमिली लॉ, जो सिविल कोड का एक हिस्सा है, सिविल कोड का समानार्थक नहीं है, पर्यायवाची नहीं है। मेरे ख्याल से यहां तक पूरी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तीसरा जो शब्द है वो है यूनिफॉर्म। और ये शब्द होते ही आप कम से कम ये समझ जाएंगे कि दरअसल हम जिस दीवार से सर फोड़ रहे हैं वो दीवार किस चीज से बनी है, दरअसल वो है क्या, मसला क्या है, जिस पर इतने सालों से सुन रहे हैं लेकिन कभी सोचा नहीं कि झगड़े की बुनियाद कहां टिकी हुई। देखो, यूनिफॉर्म आपको पता है कि स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, उसी से आप बात समझ लीजिए। स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं, इसका मतलब है कि सबकी कमीज का रंग एक जैसा होता है, सबके जो स्कर्ट है या निक्कर है या ट्राउजर्स है, पैंट है, उसका रंग भी एक जैसा होता है, सब एक जैसी बेल्ट पहनते हैं, सबका रुमाल भी एक जैसा होता है, कहीं कहीं टाई है तो टाई भी एक सी है, लड़कियों का सूट है तो सूट भी एक जैसा है, दुपट्टा भी एक खास रंग का होता है, यहाँ तक कि जूते भी खास रंग के होते हैं, काले होते हैं, चमकने चाहिए। उसके बाद जुराब भी सबकी एक जैसी होती है, नाखून भी कटे होने चाहिए, और पूरा मतलब बच्चों को एक ऐसा बच्चा बनाते हैं कि वो धीरे धीरे सभ्य इंसान बन जाए। लेकिन कभी आपने सोचा कि सबको एक जैसे कपड़े क्यों पहनाते हैं? अमेरिकी स्कूल सिस्टम में ये रिवाज नहीं है। वहां सिर्फ ये होता है कि बच्चे सभ्य बनकर आए, इतना ही है। जैसे वो कह देंगे कि भाई ये 3 रंग हैं, इनमें से जो रंग आपको अच्छा लगता है उसको पहन लीजिए। निक्कर पहने निक्कर पहनो, पैंट पहनिए पैंट पहनो, स्कर्ट पहनिए स्कर्ट पहनो, टी शर्ट पहनिए टी शर्ट पहनो, शर्ट पहनिए शर्ट पहनो। बस कुछ ऐसा मत पहनना जो अपने आप में कौतूहल का विषय बन जाए, जिसकी वजह से माहौल पढ़ाई का ना बचे, जिसकी वजह से उत्सुकता लोगों की बहुत ज्यादा बढ़े। बस इतना ध्यान रखो। तो हल्का फुल्का नियम बना देते हैं। आपको जूते पहनने हैं, सैंडल पहनने हैं, स्पोर्ट शूज पहनने, जो पहनना है पहनो ना, क्या दिक्कत है। हाँ, बस ये है कि उसमें बहुत डिजाइन, ये नहीं कि जूते में लाइट जल रही है, पैर रखती लाइट जलने शुरू हो गई, पी 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 की आवाज आने लगी, वो सब नहीं होना चाहिए। कुछ बेसिक नियम बना के उन नियमों के भीतर डाइवर्सिटी जितनी हो सकती है बच्चे उसको फॉलो करें, इसमें क्या दिक्कत है। सोवियत संघ ने जो सिस्टम बनाया था उसमें यूनिफॉर्मिटी का बड़ा महत्व था। कई कम्युनिस्ट कंट्रीज है वहां यूनिफॉर्मिटी है, कई और भी कंट्रीज में यूनिफॉर्मिटी है। तो भारत ने यूनिफॉर्म का नियम लिया। यूनिफॉर्म का पर्पस क्या होता है? कोई अमीर बच्चा है, कोई गरीब बच्चा है, क्यों अमीरी और गरीबी स्कूल के बच्चों में आपस में झलके? क्यों गरीब बच्चे को लगे कि इसके पास तो बड़े अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास तो है नहीं, इसके पास तो जूते 5 तरह के जूते हैं, 6 तरह के जूते हैं, मेरे पास तो एक ही जूता है फटा हुआ, इसके पास तो कमीजें 50 है, मेरे पास तो एक ही कमीज है। क्यों लगे? सबको सफेद कमीज ही पहननी है, बात खत्म हो गई। अब वही सफेद कमीज किसी के पास 4 हो या 40 हो, रहेगी तो सफेद कमीज ही। इस बात से क्या फर्क पड़ता है? और इसलिए यूनिफॉर्म का एक पर्पस ये होता है कि विभिन्नताएं जो हैं, वो विभिन्नताएं जो ऊंच नीच पैदा करती हैं वो खत्म हो जाएं और एक सिमिलैरिटी बन जाए। और दूसरा एकता। स्कूल के 2000 बच्चे 1000 बच्चे एक साथ चल रहे, सड़क पे कोई मान लीजिए रैली है, तो दूर से पता लग रहा है कि एक स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, एक सामूहिकता का निर्माण हो जाता है उससे। तीसरा फायदा ये भी होता है कि मान लीजिए बच्चा गुम हो जाए तो बच्चे को तुरंत पहचानना बड़ा आसान है कि उसकी यूनिफॉर्म से पहचान में आता है कौन से स्कूल का बच्चा है। तो यूनिफॉर्मिटी का बेसिक मतलब होता है चीजों को एक जैसा बना देना जहां तक संभव हो। पर यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये थोड़ा ना है कि सबको एकदम एक जैसा बना देना है। जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे की हाइट है 6 फीट, किसी की है 4.5 फीट, और आप कहें कि निक्कर का साइज सबका एक जैसा रहेगा, पैंट का साइज एक जैसा रहेगा। एक ने पैंट पहनी तो उसके पैर के नीचे बहुत दूर तक जा रही है, पोछा लगाता हो जा रहा है, और एक ने वही पैंट पहनी उसको निक्कर के बराबर आ रही है, ऐसा थोड़ा ना होगा। यूनिफॉर्मिटी का मतलब सबको एकदम एक जैसा कर देना नहीं होता है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है जो बेसिक डिफरेंसेस सबके हैं उन डिफरेंसेस के अनुसार इस तरह से एडजस्ट करना कि सब यथासंभव एक जैसे दिखें। एक बच्चा सांवला है, एक गोरा है, आप दोनों को एक जैसा कैसे कर देंगे? वो नहीं करना है, उसकी जरूरत भी नहीं है। तो जैसे वो हैं, लेकिन जितनी मात्रा में वो एक जैसे हो सकते हैं उतनी मात्रा में एक जैसा करना। जब यूनिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, खतरनाक हद तक बढ़ती है, उसको होमोजेनिटी कहते हैं। और होमोजीनस हो जाना बहुत बुरा है, समरूपी हो जाना बहुत बुरा है, जिसका मतलब है
कि हमने सारे डिफरेंसेस को ही समाप्त कर दिया, ये समस्या आती है। तो एक स्थिति हो सकती है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ, बेसिक सी बात ये हुई। इसका देखिए क्या मतलब हो सकता है, मैं आपको 4 कंसेप्ट समझाता हूं। यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या क्या हम सोच सकते हैं इस मामले में। जो विभिन्न धर्मों के कानून हैं हमारे देश में सिविल मामलों में, उनको लेकर 4 स्थितियां बन सकती हैं, 4 विकल्प हो सकते हैं, जिनमें से 1 या 2 विकल्प यूनिफॉर्मिटी के आपको दिखेंगे। आपको खुद बताना है कि आप इनमें से कौन से विकल्प को ठीक समझ पा रहे हैं अभी, और जब डिस्कशन पूरी होगी तब मैं आपसे फिर से पूछूंगा कि अब आपकी क्या राय है कि इनमें से कौन सा विकल्प ज्यादा ठीक है। फिलहाल आपको शुरुआत करने के लिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि भारत में हिंदुओं के अलग कानून थे एक जमाने में, अभी भी अलग कानून है। हिंदुओं के कानूनों में बौद्ध जैन शामिल हैं, सिख भी लगभग शामिल हैं। मुसलमानों के एकदम अलग कानून हैं, ईसाइयों के अलग हैं, पारसियों के अलग हैं, यहूदियों के अलग हैं। कुछ कुछ कॉमन हैं, कुछ कुछ अलग कानून हैं। और इन्हीं सबको विभिन्न धर्मों के हिसाब से न रखकर एक जैसा बनाने की जो कवायद है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं जैसे नागालैंड में, मिजोरम में, और जो शेड्यूल 6 के जो हमारे ट्राइबल एरियाज़ हैं, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, करीब 10 हैं वो, जैसे गारो, खासी, जयंतिया डिस्ट्रिक्ट्स हैं या चकमा ज़िला है, इन सब में जो कानून चलते हैं वो भी थोड़े से अलग चलते हैं। इन सब कानूनों को एक बनाने की जो कवायद है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब मैं आपसे 4 बातें पूछता हूं। पहला विकल्प ये हो सकता है कि सभी को अलग अलग कानून चलने दें। एक तो ये हो सकता है कि जिसका कानून अलग है हम उसे क्यों डिस्टर्ब करें, अलग ही चलने दो, हमें क्या पड़ी है उससे। एक तो ये हो सकता है। इसमें दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या है अभी आपको समझाता हूं। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि हम सबके अलग अलग कानून चलने दें, लेकिन अलग कानूनों में से जो कानून भेदभाव करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उन भेदभाव करने वाले कानूनों को खारिज कर दें और प्रोग्रेसिव कानून बना दें उन्हीं के समाज के लिए। जैसे हमें पता है कि भारत के जो मुसलमान हैं उनमें महिलाओं को कुछ अधिकार कम मिलते हैं। जैसे हिंदू महिला को अधिकार है कि उसका पति दूसरा विवाह न कर सके, बाइगैमी या मोनोगैमी में न जा सके, अधिकार है। वो अपने पति को जेल भेज सकती है 7 साल के लिए, 10 साल के लिए, अगर उसका पति ऐसा करता है। हालांकि भेज नहीं पाती अलग बात है, क्योंकि कानून थोड़ा लचर किस्म का है, पर हाँ कम से कम वैधानिक प्रावधान तो है ही। मुस्लिम महिला का पति 4 विवाह कर सकता है एक बार में, और वो उसमें कुछ कर नहीं सकती। ये सही है कि मुस्लिम समाज में ये प्रथा आमतौर पर दिखती नहीं है, बहुत कम मात्रा में दिखती है, पर कानून तो है ही। और यदि कानून ऐसा है तो उस मुस्लिम महिला के मन में खौफ तो रहता ही होगा हमेशा। तो मुस्लिम महिला को मुस्लिम पर्सनल लॉ में होने से जो नुकसान हो रहा है, विषमता है, जो भेदभाव है, यदि उस भेदभाव को मिटा दे, ईसाइयों के कानून में अगर कहीं कहीं भेदभाव हो रहा है महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, किसी के साथ भी, उस भेदभाव वाले हिस्से को हटा दें अगर, और कानून वही चलने दें, तो हम कहेंगे कि भाई हमने यूनिफॉर्मिटी ऐसी तो नहीं कि ये कानून बना दिया, पर यह कर दिया कि हाँ अलग अलग कानून है, किंतु किसी भी कानून में कुछ ऐसा नहीं छोड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, जो किसी वंचित वर्ग को नुकसान पहुंचाता हो। हमने इतना कर दिया है। एक रास्ता ये हो सकता है, और कई लोग मानते हैं कि यही रास्ता यूनिफॉर्म सिविल कोड तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है। एक तीसरी संभावना ये हो सकती है कि हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दें। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होगा, जैसे एक बड़ा सा कानून बनाया, मोटा सा कानून, 100, 200, 300 पेज का बना दिया कानून, और उसमें एक चैप्टर है विवाह। भारत में विवाह के मामले में ये कानून लागू होंगे। उसमें साफ साफ लिखा होगा किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सब पे वही लागू होगा। लेकिन थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी का सम्मान तो हमें करना चाहिए ही मेरे ख्याल से। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हिंदू समाज की बात करें, हिंदू समाज में आपको पता है कि हरियाणा, राजस्थान की तरफ आप देखेंगे तो उसमें गोत्र का बड़ा महत्व है, और यदि विवाह 2 बच्चे कर लें जो एक गोत्र के हैं तो समाज उनको स्वीकार नहीं करता है। जबकि गोत्र की यह धारणा मुसलमानों में एकदम नहीं है, ईसाइयों में, यहूदियों में, किसी में नहीं है। यहां तक कि अगर आप भारत के ही
महाराष्ट्र और उसके बाद के दक्षिण के हिस्से में देखेंगे तो वहाँ भी धारणा नहीं के बराबर है। महाराष्ट्र और केरल की तरफ तो हिंदू समाज में अपने मामा परिवार में शादियां करने का रिवाज भी है। अब आप एक कानून कैसे बनाएंगे सबके लिए? अगर आप कह देते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति भारत का अपने रिश्तेदारों से विवाह नहीं कर सकता, तो इसमें सवाल है कि इसमें जो महाराष्ट्र और केरल के हिंदू हैं वो तो नुकसान में आ गए, उनकी परंपराएं ध्वस्त हो गई। मुसलमानों में रिवाज ये है कि वो अपनी सगी बहन, सगे भाई सगी बहन को छोड़ के किसी से विवाह कर सकते हैं, और वहां पर मतलब मामा परिवार, मौसी परिवार, बुआ परिवार में विवाह एक बहुत सामान्य सी बात है, उनका अपना कस्टम है। और यदि इस कस्टम से मुझे या किसी और को फर्क नहीं पड़ रहा, और जब तक ऐसे एविडेंसेस हमारे पास मेडिकल लेवल पर ना हो कि वो नुकसान पहुंचाते हैं, तब तक हमें इस बात से क्यों परेशानी होनी चाहिए? तो तीसरा रास्ता क्या हो सकता है कि हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दें, एक बड़ा सा कानून बना दें जिसमें सभी को शामिल कर लें, लेकिन उन मामलों में विभिन्न समुदायों को थोड़ी थोड़ी सी एक्सेप्शंस प्रोवाइड कर दें। अभी भी हमने कर रखा है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं कर रखा, अभी भी किया हुआ है। जैसे एक एक्ट है इंडियन सक्सेशन एक्ट, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का एक्ट है, वो लागू होता है, मतलब हिंदुओं को छोड़ दीजिए, हिंदू सिख जैन बौद्ध को छोड़ दीजिए और मुसलमानों को छोड़ दीजिए, बाकी सब पे लागू होता है, यानी कि यहूदियों पे, ईसाइयों पे, पारसियों पे लागू होता है। उस एक्ट में क्या किया हुआ कि कुछ प्रावधान सबके लिए कॉमन है और कुछ प्रावधान उन सबके लिए अलग अलग बना दिए हैं कि भाई ये प्रावधान पारसियों के लिए हैं, ये प्रावधान यहूदियों के लिए, ये प्रावधान ईसाइयों के लिए हैं, ऐसे बना दिए हैं। कानून एक ही है, उसमें कुछ कुछ प्रावधान अलग अलग कर दिए हैं, एक ही हो सकता है। और चौथा, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए जिसमें एब्सोल्यूट होमोजेनिटी होनी चाहिए। होमोजेनिटी का मतलब समरूपता होनी चाहिए, और इसका मतलब है कि हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबके सारे कानून एक जैसे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सबकी रस्में एक जैसी हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा, मुसलमानों की शादी काजी करवाएगा, इधर पर्दे के दूल्हा बैठेगा, उधर दुल्हन बैठेगी, कबूल है कबूल है कबूल है, वो परंपरा चलेगी, ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं। हिंदू लोग पूजा विधान करेंगे, सप्तपदी होगी, वरमाला डालेंगे, ये ठीक है। सिख लोग गुरुद्वारे में आनंद कारज के माध्यम से विवाह करेंगे, वो सब ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं। तो रस्मों की बात हुई, कौन क्या रस्म मानता है इसकी दिक्कत नहीं। उन रस्मों के बाद रजिस्ट्रेशन शादी का जरूरी होगा, और उसके बाद चाहे संपत्ति का वितरण हो, चाहे तलाक का मामला हो, इन सब मामलों में 100% समानता होगी। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट होमोजेनिटी, बिना किसी अपवाद के समान नागरिक संहिता। कुछ लोग इसकी वकालत करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें, क्योंकि हम एक मल्टी कल्चरल कंट्री हैं, बहुसांस्कृतिक देश हैं, हमें जर्मनी या फ्रांस से ये नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि जर्मनी या फ्रांस आमतौर पर एक भाषा वाले देश है। हम सऊदी अरब से या ईरान से या संयुक्त अरब अमीरात से नियम नहीं सीख सकते, वो आमतौर पर एक कल्चर के देश हैं। मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, ये सब एक कल्चर के देश हैं। इन देशों में कानून एक कल्चर विशेष के अनुसार चल जाए, ये हो सकता है। भारत में क्योंकि मल्टी कल्चरल आइडेंटिटीज हैं, ट्राइबल्स भी हैं, एक कानून ऐसा बनाना जो सब पे हूबहू लागू हो जाए, ये उतना आसान नहीं है। आसान नहीं है से ज्यादा इसका उतना फायदा नहीं है शायद, क्योंकि जो कानून भेदभाव नहीं करते किसी के साथ, किंतु हर धर्म या भाषा या संस्कृति या क्षेत्र के वैविध्य का सम्मान करते हैं। कितना सरल सा उदाहरण है, हिंदू समाज में सामान्यतः पैट्रियार्की है, यानी संपत्ति की बात अगर मैं करूं तो संपत्ति बाप से बेटे को जाती है। लेकिन उसी हिंदू समाज में अगर आप देखें तो जो केरल के नायर हैं, वहां संपत्ति तो बहुत स्पष्ट रूप में नहीं, लेकिन जो इनहेरिटेंस के बाकी मामले हैं उसमें मां से बेटी का नियम चलता है। और मेघालय में जाएंगे तो जो खासी ट्राइब है, उस खासी ट्राइब में भी मां से बेटी का नियम चलता है।
अगर कुछ समाज माँ से बेटी के नियम पे चल रहे हैं, कुछ बाप से बेटे के नियम पे चल रहे हैं, और हम इतना इंश्योर कर लें कि उन किसी भी समाज में भेदभाव नहीं होने देंगे, तो उनकी अपनी परंपराओं के बने रहने को लेकर हमें क्यों तनाव होना चाहिए? आखिर हम एक धर्मनिरपेक्ष देश तो है ना भाई। सभी धर्मों, सभी संस्कृतियों का सम्मान करने की जिम्मेदारी तो हमारे सिर पे है ही। और जो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में लिखा, वो भी ये लिखा कि सभी अच्छी परंपराओं का समावेशन करते हुए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का प्रयास करेंगे। यहां मैं आपको दो शब्दों से परिचित करवाता हूं। देखिए, जब यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं ना, तो जो कानून है उसके लिए दो शब्द चलते हैं। एक शब्द चलता है पर्सनल लॉ। मैं बहुत देर से ये शब्द बोल रहा हूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ, तो पर्सनल लॉ तो समझें। और एक शब्द है लैटिन भाषा का, इसको लेक्स लोसाई कहते हैं, कहीं कहीं लेक्स लोकाई कह देते हैं। भारत में क उच्चारण करने की परंपरा लेक्स लोकाई कहीं कहीं मिलता है, लेकिन इसका जो लैटिन उच्चारण है वो लेक्स लोसाई है। इन दोनों का अंतर क्या है? पर्सनल लॉ का मतलब है जो किसी पर्सन विशेष पर लागू होता है और पर्सन के अनुसार मूव करता है। लेक्स लोकाई का मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड, भूमि का कानून। जो आप जिस भूमि पर हैं, यहां भूमि का मतलब मोटे तौर पर आजकल क्या होता है? देश, देश का कानून। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि एक समाज में, अभी हम आज तो विकसित सभ्यता के स्तर पे हैं, काफी विकसित हमारा विश्व है इस समय। आप प्राचीन काल से सोच के देखिए, प्राचीन काल में क्या था कि हर एक जो समाज विकसित हुआ, सबसे पहले वो ट्राइब था, जनजातीय स्तर पे था। उसने आखेट भी किया, उसने शायद पशुपालन भी किया, और किसी तरह से करते करते बाद में कृषि हुई, तो गांव बनने शुरू हुए। पहले कबीले थे, फिर जब उद्योग धंधे है तो शहर बनने शुरू हुए, और धीरे धीरे आजकल हम सर्विस सेक्टर वाले बन गए हैं, जहां ग्लोबलाइजेशन का समय आ गया है। ट्राइब के जमाने में क्या होता था कि जैसे मान लीजिए एक कबीले में मान लीजिए 500 लोग हैं, उन 500 के 500 का रिलीजन भी सेम रहता था, उन 500 के 500 के कानून भी सेम रहते थे, उन 500 का जो समाज था, सोशल नॉर्म्स वगैरह थी, वो भी समान थी। तो पुराने जमाने में धर्म, कानून, समाज, नैतिकता, ये सब चीजें आपस में बहुत ज्यादा मिक्स थी, उनमें अंतर आमतौर पर नहीं होते थे। अब मान लीजिए ये है ट्राइब 1, दूसरी है ट्राइब 2, अलग अलग इलाकों में रहते हैं, दोनों की कंडीशंस अलग अलग हैं। मान लीजिए एक ट्राइब ऐसी जगह रहती है जहां पर खाने को भरपूर मिलता है, खूब बढ़िया फसल होती है, सब कुछ ठीक से चल रहा है, और उस ट्राइब में क्योंकि फसल बढ़िया से हो रही है, पशुपालन अच्छे से हो रहा है, तो पशुओं का बड़ा सम्मान करते हैं। इसलिए उन्होंने एक कानून पारित कर दिया कि जो भी व्यक्ति पशु का वध करेगा उसको हम दंड देंगे। तो नॉन वेजिटेरियनिज्म वहां अलाउड नहीं है, और पशु वध पे दंड मिलता है उनके यहाँ। दूसरी ट्राइब ऐसी जगह रहती है जहां पर खेती होती नहीं, तो वहां पर पशु का वध किए बिना काम ही नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि नॉन वेजिटेरियनिज्म न केवल अलाउड है, बल्कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा पशुओं को साल में मारेगा, उसे साल के अंत में एक राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिलेगा। दोनों के नियम अलग अलग हैं। एक समाज में युद्ध ज्यादा हुए तो सेक्स रेशो बिगड़ गया। मान लीजिए कि 1000 महिलाओं पर केवल 800 पुरुष बचे, क्योंकि युद्ध में पुरुषों ने भाग ज्यादा लिया, तो कई पुरुष मर गए। अब 800 पुरुष हैं, 1000 महिलाएं हैं, तो कैसे काम चले इस समाज का? तो इस समाज ने कह दिया कि भाई ऐसा है कि अगर कोई पुरुष चाहे तो एक से अधिक महिलाओं से शादी कर सकता है, ताकि जो सेक्स रेशो का इम्बैलेंस है, उस इम्बैलेंस को मैनेज किया जा सके। काम चल रहा है। बहुविवाह आ गया, बहुपत्नी विवाह यहां पर आ गया, क्योंकि उस समाज की कुछ खास कंडीशंस थी, जो कंडीशंस बाकी समाजों से उसको अलग कर देती है। दूसरे समाज की हालत यह है कि वहां पर खेती होती है, किंतु खेती की जमीन बहुत कम है, और जमीन इतनी कम है कि अगर उसमें और बंटवारा हुआ तो मामला बिखर जाएगा। जमीन मिलती है बाप से बेटे को, और आमतौर पर उसमें कॉन्ट्रासेप्टिव तो थे नहीं, तो आमतौर पर एक पति पत्नी के 4, 5, 6, 7, 8 बच्चे हो ही जाते थे। मान लीजिए कि एक आदमी है, उसके पास 1 एकड़ जमीन है, 6 उसके बच्चे हैं,
लड़के हैं, 6 के 6 की शादियां होंगी, जमीनें बढ़ जाएंगी। अगली जनरेशन में उनके 6 बच्चे हो गए। होते होते आप पाएंगे कि 3-4 जनरेशन बाद तो जमीन कितनी होगी, कुछ गमले लगाने के बराबर जमीन बचेगी। उससे कैसे काम चलेगा? दुनिया के कुछ समाजों ने, जिनमें भारत में भी देहरादून के पास एक खस नाम की सोसाइटी है, जो खुद को पांडवों का वंशज मानते हैं, जौनसार बाबर परगना उसको बोलते हैं जगह को। आजकल तो ये परंपरा काफी कम हो गई, मतलब अभी भी एग्जिस्ट करती है, पहले तो बहुत ज्यादा मात्रा में रही है। जैसे पांडवों में 5 भाइयों ने एक स्त्री से विवाह किया। उसकी कहानी ये बनाई गई कि भाई पांडवों ने कहा माँ से कि माँ देखो हम क्या लेके आए हैं, तो माँ ने कहा कि बेटा जो भी लाए हो सब भाई आपस में बांट लो। और सब भाइयों ने पता नहीं क्या सोच के, बेहतर होता कि संवाद करते हैं माँ से, माँ भी समझती है इस बात को, कुछ अच्छा नियम बनता है। लेकिन ऐतिहासिक तो नहीं, लेकिन जो पौराणिक नियम है, मिथकीय नियम है, वो इसी तरह से समाज के सामने आते हैं। उन पर तर्क वितर्क करना, बहस करना, उससे बहुत कुछ मिलता नहीं है। लेकिन इस परंपरा का जो असली रूट है वो क्या है? खेती की जमीन बहुत कम है, खेती की जमीन ना बटे, इसलिए भारत में भी और विश्व के कुछ समाजों में नियम ये है कि जितने भाई होंगे, ऑल ब्रदर्स, उनकी सिर्फ एक वाइफ होगी। इससे क्या होगा? जितने बच्चे होंगे परिवार बटेंगे नहीं, वो एक ही परिवार के सारे बच्चे। अब होता क्या है कि हर ट्राइब की, हर जो परंपरा है, उसकी परिस्थितियां बड़ी अलग अलग होती हैं। और जब तक उस समाज में सब लोग एक जैसे हैं, जो नियम बनते हैं वो उन पर लागू होते हैं। अब सिचुएशन देखिए आगे की। जब तक ये व्यक्ति अपनी ट्राइब में है, ये अपनी ट्राइब में है, कोई समस्या नहीं है। जब यहां का एक व्यक्ति इधर जाएगा और यहां का एक व्यक्ति इधर जाएगा, समस्या तब आएगी। क्योंकि ये तो नॉनवेज खाते खाते आ रहा था, ये यहां आ गया और इसने आदत के मुताबिक एक पशु को मार दिया। और यहां का कानून ये है कि भाई हम तो टांग देंगे अगर कोई किसी को मारेगा, पशु को तो। और ये व्यक्ति यहां से वहां गया, इसको तो यहां पता था सब भाइयों की एक पत्नी होती है, यहां पता लगा कि एक भाई की 3 पत्नियां हो सकती हैं। और ये हक्का बक्का है, समझ नहीं पा रहा कि अब मैं क्या करूं। जब समाज जटिल होते हैं, जब समाज हेट्रोजीनस होते हैं, हेट्रोजीनस का मतलब जहां विभिन्न सामुदायिक परंपराओं के लोग जब एक साथ रहने लगते हैं किसी समाज में, तब समस्या आती है कानून को हम कैसे निश्चित करें, यूनिफॉर्मिटी कैसे लाएं। भारत भी तो ऐसे ही लंबे समय में बनने वाला एक देश है जो आज का भारत है, तो यूनिफॉर्मिटी का संकट तो आना ही था। अब ऐसे में 2 तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि भाई जो पर्सन जहां से बिलोंग करता है उस पर उसी का नियम चलेगा, इसको बोलते हैं पर्सनल लॉ। जैसे भारत में कोई मुसलमान है, अब वो मुसलमान किसी भी राज्य में जाएगा ना, उस पर जो नियम लागू होंगे वो मुसलमानों वाले नियम लागू होंगे। इसको बोलते हैं पर्सनल लॉ। जो कानून पर्सन के हिसाब से चलते हैं, पर्सन की पहचान के हिसाब से काम करते हैं, पर्सनल लॉ। एक होता है लेक्स लोकाई, क्योंकि पहले के जमाने में तुम्हारी परंपराएं अलग थी, हमारी परंपराएं अलग थी, क्योंकि परिस्थितियां अलग थी। अब परिस्थितियां हम सबकी कॉमन हैं, हम एक देश में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं। दिल्ली में रहने वाले लोग सोचिए, दिल्ली तो एक शहर ही तो है, एक छोटा सा राज्य ही तो, अर्ध राज्य कह लीजिए, जहां सारी शक्तियां राज्य विधानमंडल या मुख्यमंत्री के पास नहीं है। उस राज्य में भी मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सब तो हैं, यहूदी पारसी भी हैं। क्या तर्क हो सकता है कि दिल्ली में या मुंबई में रहने वाले हिंदुओं और मुसलमानों के कानून अलग अलग हों? ये अलग परिस्थितियां किसी जमाने में थी, उन परिस्थितियों से कुछ नियम बने थे, वो नियम आज के समय में मीनिंगलेस हो चुके हैं। क्यों ऐसी कल्पना हम करें? और इसका तरीका क्या है? लेक्स लोसाई। और लेक्स लोसाई का मतलब एक ऐसा नियम बन जाए जो उस पूरे देश में लागू होगा, और देश में लागू होने वाला एकमात्र कानून, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म लॉ। किसी देश के एकीकरण में, जैसे भारत को हम कहते हैं ना कि भारत में एकता की शक्तियां कम मजबूत हैं, मतलब डाइवर्सिटी ज्यादा है, बिखराव ज्यादा है। एकता कैसे आएगी? भारत को एक करने में किसकी भूमिका ज्यादा है? भारत भाई धर्म से तो एक हो नहीं सकता, क्योंकि धर्म में तो 80% अगर हिंदू हैं तो उसमें
विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, तो धार्मिक एकता हमारे देश में काम नहीं करती, क्योंकि हम धार्मिक राज्य नहीं है, हम वेटिकन सिटी नहीं है, हम पाकिस्तान नहीं है। हमारा देश सर्वधर्म संभाव या धर्मनिरपेक्षता के उसूल पर चलने वाला देश है। किसी एक जाति से भारत एक हो नहीं सकता है। तो भारत को एकता अगर भारत में पैदा होती तो कैसे होती है? एक तो क्रिकेट से होती है, बहुत अजीब सी बात है। क्रिकेट के समय सारा देश, ऑलमोस्ट सारा देश एक हो जाता है। और कैसे होती है? भारत में एकता आती है रेलगाड़ियों से, क्योंकि रेलगाड़ी में बैठ के आप कश्मीर से कन्याकुमारी जा सकते हैं केवल 3 दिनों में। भारत में एकता आती है फ्लाइट से, भारत में एकता आती है टेलीविजन से, हिंदी फिल्मों से, जब वो वहां जाती हैं और दक्षिण की फिल्में डब होकर यहाँ आती हैं, उससे आती है। इसी प्रकार भारत में एकता आती है करेंसी से, कि नोट पूरे देश में एक जैसे चलते हैं, उससे पता लगता है कि एक देश है। ठीक ऐसे भारत में एकता आती है एक संविधान से, भारत में एकता आती है उन कानूनों से जो पूरे देश के व्यक्तियों के लिए एक जैसे हैं, यूनिफॉर्म लॉज हैं। और इसलिए यदि किसी भी देश को एक करना है, उसका एकीकरण करना है, इंटीग्रेशन ठीक से करना है, तो ये माना जाता है कि जहां तक संभव हो। देखिए, हम एक ऐसे देश हैं जहां कल्चरल डाइवर्सिटी का अपना महत्व है। हमारे संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वाधीनता का अधिकार है। मैं इस पर आगे चल के विस्तार में समझाऊंगा कि इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, और कौन कौन से कोर्ट केसेस में इस पर बात हुई है। तो एक तरफ हमें धार्मिक स्वाधीनता भी देनी है। फिर यदि उसी संविधान में आर्टिकल 29 और 30 को पढ़ लेंगे तो 29 कहता है कि भारत में प्रत्येक समुदाय को या व्यक्तियों के संवर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने का पूरा अधिकार है। अच्छी बात है, हमारे देश के हर समुदाय को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बचाने का अधिकार हो। धार्मिक स्वाधीनता हर समाज को है ही, समुदाय को है ही, इस पर क्या बुरी बात है। लेकिन इस सांस्कृतिक वैविध्य का संरक्षण करते हुए किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न हो, एक तो ये गारंटी देनी है, क्योंकि हम रूल ऑफ लॉ वाले देश हैं। और दूसरा, जहां तक संभव हो हमें यह कोशिश करनी ही चाहिए कि पूरे भारत के कानून जहां जहां संभव है एक होने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर से संविधान सभा में किसी ने कहा कि भाई, भारत इतना वैविध्य वाला देश है, यहां कैसे कोई ये कानून बन सकता है? और संविधान सभा में ये पूछा, अंबेडकर जी ने जवाब में पता क्या कहा? उन्होंने कहा, अगर भारत में कानून बन नहीं सकता तो पहली बात तो संविधान सभा बैठी ही क्यों है? जब भारत में एक संविधान लागू हो सकता है, वो तो यूनिफॉर्म कोड ही तो है, और क्या है? और तब अंबेडकर जी ने संविधान सभा को बताया कि भारत में वर्तमान में कम से कम 11 ऐसे कानून हैं जो पूरे भारत में अप्लाई होते हैं, जिनमें आईपीसी भी था, सीआरपीसी भी था, सीपीसी भी था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी था, सब कानून बताए। और जब वो सारे कानून भारत में लागू हो सकते हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं आ सकता भारत में? ये अंबेडकर जी का आर्गुमेंट था उस समय। और इसलिए जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं इस मुद्दे पर सही राय बनाने के लिए, देखिए, मैं चाहता हूं कि जब हम पढ़ाई करें तो हम पढ़ाई इस भाव से ना करें कि मैं भाजपा का मेंबर हूं, या मैं कांग्रेस का मेंबर हूं, या मैं समाजवादी पार्टी का मेंबर हूं, या निष्ठा रखता हूं, या उसमें मुझे आस्था है। नहीं, किसी मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए सारी चीजों से तटस्थ होकर मुद्दे की गहराई में जाइए। सभी पक्षों से सहानुभूति रखते हुए किसी पक्ष को दुश्मन मान के मत सोचिए, वरना आपके निष्कर्ष पहले से निकल जाएंगे और फिर आप कोई निष्कर्ष निकालेंगे नहीं। आप तो निष्कर्ष पहले से निकाल चुके हैं, केवल साबित करने के लिए तथ्य चुन चुन के साबित कर देंगे उसको। जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है उसमें आपको न्यूट्रल होने का अभ्यास करना चाहिए, कि पहले से हिंदू पक्ष में, मुसलमान पक्ष में, यहूदी पक्ष में झुकना नहीं है। न्यूट्रल होकर देखिए कि अगर कोई कह रहा है कि हमारे पर्सनल लॉज बने रहे तो उसका पक्ष क्या है और कितना वैलिड है। जितना वैलिड है उतना मान लीजिए, बाकी खारिज कर दीजिए। और यदि कोई कह रहा है कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए तो उस पर भी गौर कर लीजिए। मैंने आपको कहा कि यूनिफॉर्मिटी के 4 मतलब हो सकते हैं, इसमें से कितना वैलिड लगता है उतना मान लीजिए। जहां पर आपको लगे कि नहीं अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, वहां रोक दीजिए। नीर क्षीर विवेक का मतलब इतना ही होता है कि आप दूध का दूध, पानी का पानी कर सके, चीजों को अलग करके सही राय बना सकें। और इसलिए सारी कवायद जो आज की है मैं इसीलिए कर रहा हूं
कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हमारे अगले 1-2 साल 3 साल में रहने वाला सबसे विवादास्पद मुद्दा होने वाला है। तो मैं एक जिम्मेदारी की सेंस में भी ये सब बातें कर रहा हूं ताकि हमारे समाज में लोग समझें कि ये मुद्दा क्या है और उसके बाद अपनी रिएक्शन तय करें। पहले से रिएक्शन अपने धर्म के नेताओं के चक्कर में तय ना कर लें, बल्कि रिएक्शन देने से पहले समझ लें कि हमारी इस पर क्या जिम्मेदारी बनती है। तो अब मैं पूरी बात का सार, अब तक की बात का सार 5 मिनट में स्पष्ट कर रहा हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोड का मतलब कुछ नहीं है, कानून है बस, ठीक। सिविल का मतलब है सिविल मामलों में, और सिविल मामलों में आपको स्पष्ट करूं, यहां बेसिक डिबेट केवल फैमिली मामलों के बारे में है। और यूनिफॉर्म का मतलब है सबके लिए समान, हिंदुओं के लिए अलग नहीं, मुसलमानों के लिए अलग नहीं, ईसाइयों, यहूदियों, सिखों, बौद्धों, ट्राइबल्स, इनके लिए अलग अलग नहीं, इन सभी के लिए फैमिली के मामले में। और फैमिली के मामले में क्या? विवाह, अलगाव, सेपरेशन, तलाक, गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस, जो बच्चे हैं कब तक बच्चे माने जाएंगे, बच्चों की जिम्मेदारी किसकी, गार्जियनशिप किसकी होगी, गोद लेना हो किसी बच्चे को, उसके अधिकार, एडॉप्शन राइट जिसको बोलते हैं। इसके अलावा जब किसी की मृत्यु होगी उसकी संपत्ति किस किस को कैसे कैसे मिलेगी, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, इन सारे मुद्दों पर एक व्यापक कानून होना चाहिए जो देश के सभी धर्मों के व्यक्तियों पर लागू हो। तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में है, बहुत देशों में है, जर्मनी में है, फ्रांस में है, और धूमधाम से काम कर ही रहे हैं। अमेरिका में एक तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका में फेडरलिज्म वाला देश है ना, तो वहाँ राज्यों के कानून का महत्व बहुत ज़्यादा है, हर राज्य के अलग कानून है, किंतु सभी राज्यों के कानूनों के मूल में यूनिफॉर्मिटी दिख रही है वहाँ भी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बेशक होना, किंतु सेंस में वहाँ भी यूनिफॉर्म सिविल कोड दिखाई पड़ता है। कितने सारे देशों में है, पुर्तगाल में, और मतलब अधिकांश विकसित देशों में है। इंग्लैंड में नहीं है, तो इंग्लैंड में इसलिए नहीं है, धर्मों के हिसाब से गड़बड़ नहीं है वहाँ पर। वहाँ गड़बड़ क्या है, जो नॉर्थ आयरलैंड है उसके लिए अलग कानून का सेट है, तो स्कॉटलैंड का थोड़ा सा अलग कानून का सेट है, लेकिन वहाँ कानूनों के सेंस में अंतर नहीं है, वो स्थानीय आधार पर कुछ कुछ अलग कानून है। अगर हम मान लें कि ये दोनों देश अलग हैं तो वो कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ भी है। सोवियत संघ में यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा, चीन में यूनिफॉर्म सिविल कोड बन चुका है, तो सब जगह तो है ही, तो भारत में भी हो सकता है। लेकिन हमें वही समझना है कि उसमें कौन कौन से किंतु परंतु लगेंगे। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो मेरी आपको विनम्र सलाह ये है कि अब एक पॉज लेके 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। कागज पेन तो अब लेके बैठे ही होंगे, पूरा रजिस्टर लेके बैठिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पक्ष आएंगे जो आपके लिए नए होंगे। और 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर से डिस्कशन को शुरू कीजिएगा। अभी यहां पर कुछ देर के लिए रुक जाइए आप। अब जो अगला हिस्सा हमें समझना है यहां पर वो ये कि हम थोड़ा सा ये समझेंगे कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट के जो ऐतिहासिक आधार हैं, कैसे कैसे ये चीजें अब तक यहां तक पहुंची हैं। अगर ये बात हम थोड़ा सा समझ लेंगे ना, तो आपका इतिहास बोध थोड़ा सा बेहतर होगा। और ये हमेशा ध्यान रखिए कि बिना इतिहास को समझे अपने वर्तमान को समझना एक बहुत ही हास्यास्पद सी बात है। एक सभ्य समाज को इतिहास से बहुत सारे सबक लेने होते हैं, इतिहास से हर चीज कैसे कैसे डेवलप हुई है ध्यान रखना होता है, ताकि वो ऐसी गलती ना कर दे कि फिर से इतिहास में 300 साल पीछे पहुंच जाए। तो इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। इवोल्यूशन यानी इन लीगल प्रोसेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो इवोल्यूशन ऑफ लीगल प्रोसेस, हमारे देश में जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं या जो कानून है, लॉज हैं, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ और उसमें सिविल कोड का मामला कैसे कैसे दिखाई पड़ता है। तो देखिए क्या है। अगर मैं बहुत पुरानी बात करूं तो एंशिएंट इंडिया, अगर प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में तो आपको पता है कि उस समय यहां पर जिसको आजकल हम हिंदू कहते हैं या पहले वैदिक सभ्यता बोलते थे, वो लोग केंद्र में थे। तो आमतौर पर वेद और स्मृति, इनके तहत हमारी कानून की व्यवस्था चलती थी उस समय।
स्मृति एक खास टेक्स्ट है जिसमें नियम वगैरह का जिक्र होता है, कानून का जिक्र होता है, उसको बोलते हैं स्मृति। और स्मृतियों में जो स्मृति सबसे प्रसिद्ध हुई आप जानते हैं, उसका नाम है मनुस्मृति। इसी प्रकार से एक याज्ञवल्क्य के नाम के व्यक्ति हुए, तो उनकी जो स्मृति है याज्ञवल्क्य, वो ही बड़ी महत्वपूर्ण है। एक नारद स्मृति है, वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इन यदि आपको समझना हो कि भारत में हिंदुओं का जो प्राचीन कानून है उसमें सबसे महत्वपूर्ण दो ग्रंथ कौन से हैं, तो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति, ये दो सबसे महत्वपूर्ण है। जो स्मृतियां श्लोक के रूप में होती थी ना, उनको धर्मशास्त्र कहते थे, इसलिए मनुस्मृति का दूसरा नाम मानव धर्मशास्त्र भी है। अगर आप कहीं ये नाम पढ़ें तो मानव धर्मशास्त्र, मानव मतलब मनु का, धर्मशास्त्र यानी श्लोक में लिखी गई स्मृति। तो मानव धर्मशास्त्र कहें या मनुस्मृति कहें, एक ही बात है। ये सिस्टम चल रहा था। फिर आपको पता है कि एंशिएंट इंडिया में बुद्ध और जैन ये दो धर्म आए, तो इनके आने से कुछ कुछ चीजें बदलनी शुरू हुई, लेकिन आमतौर पर इन्हीं पुस्तकों से काम चलता रहा। जिसको आप मिडिवल इंडिया कहते हैं, मिडिवल इंडिया का बेसिक मतलब होता है जब मुसलमानों का भारत में आगमन हुआ। उससे पहले भी कई परंपराएं थी, शक आए थे, हूण आए थे, लेकिन वो इस तरह से नहीं आए कि भारत में समा ना जाए। वो आए और भारत का हिस्सा बनते गए, और अलग से उनकी आइडेंटिटी भारत में नहीं बन पाई, इसलिए अब उन्हें हम चाहें तो उनको ट्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब मिडिवल इंडिया में मुसलमान लोग भारत में आए, तो वो अपने साथ अपने धर्म ग्रंथ भी लाए थे और अपने साथ अपना एक लीगल सिस्टम भी लेकर आए थे। जो मुसलमानों का लीगल सिस्टम है, उसके लिए एक शब्द आपने सुना होगा, शरीयत। शरीयत का बेसिक मतलब होता है जो डिवाइन लॉ है, यानी कि इस्लाम के लोग जिसको दैवीय विधि, ईश्वरीय विधि मानते हैं, उसको बोलते हैं शरीयत। शरीयत में क्या क्या आता है, कैसे आता है, जब हम थोड़ा सा मुस्लिम पर्सनल लॉ समझेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा कि इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, कैसे मिलके बनता है। लेकिन जब मिडिवल इंडिया आया, मुस्लिम शासन आया, तो धीरे धीरे उन्होंने शरीयत का जो कानून था उसको अप्लाई करना शुरू किया। और जब मुगल शासन उसमें अपने चरम पर आया, तो आपको पता है कि मुगलों में एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब के बाकी कृत्य कैसे हैं कैसे नहीं है एक अलग मसला है, लेकिन मुगल शासक औरंगजेब ने एक काम बड़ा रोचक किया, वो ये कि जितने भी शरीयत के लॉज थे उस समय, कानून थे, जिनमें बहुत डाइवर्सिटी थी, बिखरे बिखरे से थे, उन सब डाइवर्सिटीज को खत्म करके उसने कोशिश की कि एक किताब में उन सबको लिखवा ले, और उस किताब का नाम पड़ा फतवा आलमगीरी। अगर आपको ये देखना हो कि मुगल शासन में जो कानून चल रहा था हमारे देश में वो कौन सा कानून था, तो सबसे अच्छा सोर्स अगर कोई एक है तो वो फतवा आलमगीरी है। आलमगीर आपको पता है कि वो खुद को उसने उपाधि दे रखी थी, तो फतवा आलमगीरी का मतलब उसकी तरफ से जो फतवा जारी हुआ। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ में क्या होता है या शरीयत लॉ में क्या होता है कि जो नवाब है, जो कि राजा एक तरह से कह लीजिए, नवाब के अधीन काम करते हैं कुछ मुफ्ती, कुछ करते हैं काजी। ये जो उनका कोर्ट का सेटअप है वो ऐसा है। काजी वो है जो फैसले देता है छोटे मोटे मामलों में, वो जनता के बीच में ही रहता है, कोशिश करता है कि आर्बिट्रेशन से, बातचीत से मामला सुलझ जाए, नहीं तो फिर वो फैसला देता है काजी। काजी का काम होता है कि वो जो शरीयत का कानून है उसके हिसाब से फैसले दे। मान लीजिए कोई नया मामला आ जाए, तो नए मामले का समाधान कैसे हो, उसमें तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, सिद्धांतों को समझने की जरूरत है। इस काम के लिए जो व्यक्ति इस सिस्टम में है उसको बोलते हैं मुफ्ती। मुफ्ती वो व्यक्ति है जिसके पास काजी जाएगा, उससे बात करेगा कि ऐसा एक नया मामला आ गया है जिसमें हम समझ नहीं पा रहे कि कैसे इसका निपटारा करें। तो मुफ्ती एक फतवा जारी करता है। फतवा का मतलब होता है एक लीगल इंस्ट्रक्शन, एक जुडिशियल इंस्ट्रक्शन, कि जिसका मतलब है कि ऐसे मामलों में ये फैसला होना चाहिए। तो काजी फैसले करता है जनता में, मुफ्ती से वो सलाह लेता है, मुफ्ती उसकी तुलना में एक थोड़ा सीनियर ऑफिशियल हुआ।
ये काम करते हैं नवाब के अंडर। नवाब कौन है? औरंगजेब है। औरंगजेब कौन है? आलमगीर है। तो आलमगीर का फतवा किसी मुफ्ती के फतवे से ऊंचा ही है। तो फतवा आलमगीरी का मतलब था कि औरंगजेब की तरफ से ये कानून है, इस कानून का पालन मुगल शासन में होना चाहिए। आपको ये भी पता है कि मुगल शासन जब खत्म हुआ, या हम यूं कहें कि औरंगजेब का शासन जब खत्म हुआ, तो उस समय तक जो मुस्लिम शासन था, मुगल शासन था, कमजोर होने लगा था, काफी कमजोर हो ही चुका था। और उसके कुछ ही समय के बाद आप ये भी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन कार्य संभालने की ओर पैर बढ़ाने शुरू कर दिए थे। तो आप ये समझकर चलें कि ये सिस्टम चल रहा था लगभग 1772 ईस्वी तक। मुगल सिस्टम 1772 ईस्वी चल रहा था। और इसमें करते क्या थे कि जो क्रिमिनल मामले थे उसमें चलता था पूरी तरह से शरीयत का कानून,